चलो फिर ये क्वेश्चन देखिए फटाफट। ओके तो देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप जस्ट ये क्वेश्चन पढ़ो यार, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इसमें जो सी वाला पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ए और बी तो आपको दिया ही है, जो सी वाला पार्ट है ना, सी वाले पार्ट में पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम दे रखा है क्या ये LTI सिस्टम है या नहीं। ठीक है, पहले एक बार सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं। तो आई थिंक 20 मोर सेकेंड्स आर लेफ्ट, तो देखो जरा, और इसको यार के कर लो, है दिस इज के, एच दिख रहा होगा, ये आप समझ लो कि ये के लिखा हुआ है, एक्स ऑफ के जी ऑफ n-2k। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसमें आपको एक yn मेंशन किया हुआ है, अगर सभी लोग नोटिस करते तो yn आपको दिखना चाहिए k इक्वल टू -∞ to ∞। आई थिंक इट वॉज एक्स ऑफ के एंड जी ऑफ n-2k। ज़रा ध्यान से समझना, सिर्फ इसके सी पार्ट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत पहले गेट में पूछा गया था, वो भी हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में दोबारा करेंगे। ठीक, चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे gn का डेटा भी उसने मेंशन कर रखा है। gn इज व्हाट, un-4। तो ये gn का डेटा दिया, gn का डेटा मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए ले लेता हूँ। तो gn देखिए आप यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है un-, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट मुझे यहाँ से बताना था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो आप मुझे बताएंगे g ऑफ n-2k कितना हो जाएगा। तो सभी लोग बोलेंगे कि दिस विल बिकम u ऑफ n-2k और n-2k -4। फाइन, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच में 4 का अंतर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे u0 लिखूंगा तो यहाँ पे u ऑफ 4 आ जाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे u ऑफ n-2 लिखता हूँ यहाँ पे n-6 आ जाएगा। तो 4 का डिफरेंस दोनों के बीच में आपको दिखना चाहिए। चलिए ये पॉइंट तो समझ में आया कि हमने g ऑफ n-2 के यहाँ पे साफ साफ लिख लिया। अब देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में बोलना क्या चाहता है। फर्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि आप yn निकालो जब xn कैसा हो, जब xn हो del ऑफ n-1। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का xn भी ले लेता हूँ। सो लेट मी राइट द फर्स्ट पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट x ऑफ n इज आई थिंक del ऑफ n-1। यस, वैसे ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था, तो शायद काफ़ी लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से मुझे आप बताइए x ऑफ k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यार। तो सभी लोग बता सकते हैं कि x ऑफ k की वैल्यू del ऑफ k -1 हो जाएगी। तो बेसिकली हमने x ऑफ k निकाल लिया, g ऑफ n-2k निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको x ऑफ k और g ऑफ n-2k को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है यार, देखिए x ऑफ k del ऑफ n- g ऑफ n-2k, so this becomes g of n-2k। so hopefully multiplication is also very obvious, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ del k -1 है, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। so this becomes u of n-2k माइनस del k -1 u of n-2k -4, है ना, काफ़ी सिंपल है। तो ये हम लोगों ने सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे पुट कर सकते हो k इक्वल टू 1, यहाँ पे भी लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, पुट कर सकते हो k इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा n-2 माइनस del ऑफ k -1 u ऑफ n-6। तो ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट किया del के g ऑफ n-2k। अब इसका समीशन भी करना है, तो जब आप इसका k के रिस्पेक्ट में समीशन करेंगे तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। अगर आप इसका k के रिस्पेक्ट में समीशन करोगे तो u ऑफ n-2 तो कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे जो आपका u ऑफ n-6 है ये भी कैसा ट्रीट होगा, दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो ये भी हुआ k इक्वल टू -∞ to ∞ del ऑफ k -1 u ऑफ n-6। अब अगर यहाँ से u ऑफ n-2 को आप बाहर ले लें तो ये मिला आपको u ऑफ n-2, और आप सभी लोग देख पा रहे होगे कि अगर मैं k की लिमिट -∞ से ∞ लेता हूँ तो क्या del ऑफ k -1 वाला इम्पल्स उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एवरीवन विल से यस, इंक्लूड हो जाएगा। तो उस इम्पल्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1। तो यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, माइनस यहाँ पे भी देखो अगर आप u ऑफ n-6 को बाहर ले लेते हो। अच्छा, ये बाहर ले क्यों रहे हैं, क्योंकि समेशन में आप देख रहे हो वेरिएबल k है, k -∞ से ∞ वेरी हो रहा है, तो ये u ऑफ n-6 पे समेशन का कोई भी इफेक्ट आपको ऑब्जर्व
नहीं होगा या फिर कोई भी इफेक्ट आप वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली डेल के माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो वाई एन की वैल्यू निकल के आनी चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी यू ऑफ एन माइनस 2 माइनस यू ऑफ एन माइनस 6। तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में सभी लोग एक बार मुझे बता दो ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। कितने लोगों को ये ए पार्ट कंप्लीटली समझ में आ गया जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो ए पार्ट में बेसिकली एक्स ऑफ एन उसने मेंशन किया था डेल ऑफ एन माइनस 1, उसके करस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट कैलकुलेट कर लिया। फाइन, चलो मैं वेट करता हूँ कुछ सेकेंड्स का। तो जल्दी से मुझे बताइए हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस और नॉट? यस, ओके, चलो तो सभी लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। तो आप मुझे बताइए अगर आप फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया तो सेकंड पार्ट क्या बिल्कुल सिमिलर नहीं है? तो सेकंड पार्ट भी आपका सिमिलर है। आइए सेकंड पार्ट को भी फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बी पार्ट पे आइए। बी पार्ट पे अगेन अगर आप नोटिस करें तो आपका वाई एन मेंशन किया था। बहुत ध्यान से समझना है यार इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका सी पार्ट आपको बताना चाहता हूँ कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे आपको अगर एक्स ऑफ के मेंशन किया है, दिस एक्स ऑफ के इज डेल ऑफ के माइनस 2, दिस जी ऑफ n minus 2k obviously becomes u of k u of n minus 2k minus n minus 2k minus 4। I hope it is correct। yes, चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहीं पे। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं g के n minus 2k, तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 2k माइनस डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 2k minus 4। अब क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे अभी आप कितना पुट करने वाले हो k इक्वल टू 2, यहाँ पे आप कितना पुट करने वाले हो k इक्वल टू 2। तो इनका जो रियलिस्टिक मल्टीप्लिकेशन आपको दिखना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी g ऑफ n minus 2k। देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 2 डालोगे तो दिस बिकम्स डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 4 माइनस डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 8। चलिए अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। सो आफ्टर द इंटीग्रेशन जहाँ पे वेरिएबल आपका k है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 4 माइनस समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ k minus 2 u of n minus 8। एंड ऑब्वियसली अगेन लिमिट आपकी k पे है, अगर आपकी लिमिट k पे है तो u of n minus 4 n minus 8 को आप बाहर ले लेना। यहाँ से जो y n की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी u of n minus 4 माइनस u of n minus 8। होपफुली एवरीवन हैज़ गॉट दीज वैल्यूज करेक्टली। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपने दोनों वाई एन कैलकुलेट कर लिए। पहला वाला वाई एन अगर आप नोटिस करते तो आपका आ रहा था u ऑफ n माइनस 2 माइनस यू ऑफ n माइनस 6, जबकि सेकेंड वाला जो वाई एन आपका आ रहा था ये आ रहा था u ऑफ n माइनस 4 माइनस यू ऑफ n माइनस 8। कितने लोगों को ये दोनों लॉजिक समझ में आ गए? चलो ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद जो थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं ना वो है आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन। तो ये तो चलो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन ये दोनों डेटा दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग सिस्टम है क्या ये LTI सिस्टम है या नहीं। तो LTI के केस में आप नोटिस करो इसने लीनियर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में तो इसने लीनियर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो लीनियर में तो क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन है टाइम इनवेरिएंट है या नहीं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए कैसे हम चेक करेंगे। ये था आपका सिस्टम, ये था आपका करस्पॉन्डिंग सिस्टम। लीनियर सिस्टम की खासियत क्या होती है कि अगर आप इसको xn देते हो तो आउटपुट मिलता है yn। इसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मैं इनपुट को 1 से डिले करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इनपुट को 1 से डिले करता हूँ तो आउटपुट भी क्या हो जाना चाहिए 1 से डिले हो जाना चाहिए। या फिर अगर मैं इनपुट को 2 से डिले करता हूँ तो आउटपुट भी कितने से डिले हो जाना चाहिए 2 से। क्या यही सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जब भी सिस्टम आपके टाइम इनवेरिएंट होते हैं? चलिए, तो जब भी सिस्टम्स आपके टाइम वेरिएंट होते हैं तो उन सारे के सारे सिस्टम्स में अगर आप इनपुट को 1 यूनिट से डिले करते हो तो आउटपुट भी 1 यूनिट से डिले हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं ये सिस्टम कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। ये देखिए, आपने यहाँ पे दिया सिस्टम में इनपुट दिया डेल ऑफ n माइनस 1, करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिल रहा था u ऑफ n माइनस 2 माइनस यू ऑफ n माइनस 4, ये मिल रहा था। सिमिलरली जब आपने इसमें डेल ऑफ n माइनस 2 दिया इनपुट, तो जब भी आपने इनपुट डेल ऑफ n माइनस 2 दिया यार, आउटपुट आपको क्या मिल रहा था n माइनस 4
माइनस यू ऑफ n माइनस 8, ये 6 कर लेते हैं, दिस वॉज 6 n माइनस 8। चलिए अब यहाँ से बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं लास्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ, बहुत क्लोजली मेरी बात को सुनिएगा। देखिए यहाँ पे था डेल ऑफ n माइनस 1, तो ये आउटपुट हमने कैलकुलेट किया क्वेश्चन में प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से। वैसे ही जो हमने यहाँ पे डेल ऑफ n माइनस 2 दिया, तो ये आउटपुट हमने कैलकुलेट किया। जबकि अगर सिस्टम टाइम इन्वेरियंट होता, इफ़ द सिस्टम वुड हैव बीन टाइम वेरिएंट, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इनपुट को 1 यूनिट से डिले करते, अगर आप इनपुट को 1 यूनिट से डिले करते, तो आप यही तो एक्सपेक्ट करते कि आउटपुट भी 1 यूनिट से डिले होता। ये देखिए n माइनस 1 में -1 में करता। सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है LTI सिस्टम से, LTI सिस्टम से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आपका n माइनस 2 -1 होता और n माइनस 6 -1 होता है। या फिर अगर ये सिस्टम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट रहा होता, तो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिलता है u ऑफ n माइनस 3 माइनस u ऑफ n माइनस 7। क्योंकि LTI सिस्टम में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर इसके लिए आउटपुट हमको पता है, तो यहाँ से अगर मुझे डेल ऑफ n माइनस 2 का आउटपुट निकालना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से निकाल पाता। अगर सिस्टम टाइम इन्वेरिएंट रहा होता, तो सिस्टम अगर टाइम, इसको इन्वेरिएंट कर लो, इसको इन्वेरिएंट कर लो, ठीक है। तो सिस्टम अगर आपका टाइम इन्वेरिएंट रहा होता, तो यहाँ से डेल ऑफ n माइनस 1 से डेल ऑफ n माइनस 2 जाने के लिए हमको कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। हमने सिर्फ इनपुट में अगर 1 का डिले डाला होता, तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी 1 का डिले आ जाता। इवेंचुअली ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, जो कि साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है। इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल सक्सेसफुली हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग सिस्टम आपका LTI सिस्टम नहीं है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार बहुत पहले पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, तो उस पर भी बहुत डिबेट है, वो भी डिस्कस करेंगे कभी। तो एग्जाम में अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करस्पॉन्डिंग सिस्टम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट है या नहीं है, और कुछ सेट ऑफ इनपुट्स दे रखे हो, तो आप हमेशा क्रॉस चेक करके उसको अप्रूव करिए कि वो लीनियर हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, हमने प्रॉपर इनपुट कैलकुलेट किया डेल ऑफ n माइनस 1 के लिए, फिर प्रॉपर इनपुट रखा डेल ऑफ n माइनस 2 और करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स कैलकुलेट किए। फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर ये टाइम इन्वेरिएंट होता, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती इस पर्टिकुलर सिस्टम से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती कि अगर हम इसमें से एक माइनस करते, तो यहाँ पे भी जितने n दिख रहे थे उसमें से भी एक एक माइनस हो जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आ रहा था n माइनस 4 n माइनस 8, जबकि अगर हम इसको LTI मानते तो आउटपुट हमारा आता है u ऑफ n माइनस 3 माइनस u ऑफ n माइनस 7। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, जिसमें आपको LTI सिस्टम में कोई एक प्रॉपर्टी देके, शायद टाइम इन्वेरिएंट देके लीनियरिटी चेक करवाए, या फिर लीनियरिटी देके टाइम इन्वेरिएंट चेक करवाए। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, बाकी डी वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सो इट इज़ वेरी इजी, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने का पर्पस था कि इसमें हम कैसे बताते कि ये सिस्टम LTI है, लीनियर है बट टाइम वेरिएंट। ठीक है, तो इस सिस्टम को अगर बोलना भी होगा तो आप बोलोगे द सिस्टम इज लीनियर बट एट द सेम टाइम इट इज टाइम वेरिएंट। समझ गए ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, ये सब समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बहुत सिंपल है, जस्ट एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिए हैं जो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर पा रहे होगे, हालांकि वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर पा रहे हो। चलो आते हैं अगले सवाल पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से यार विद इन टाइम फ्रेम आंसर कर देना। टाइम फ्रेम में आंसर करना इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम में कोशिश करो। आंसर अगर इनिशियली गलत भी आ रहा है तो इट इज़ नॉट दैट मच टू वरी, बट कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को प्रेशर में डालो, और जो टाइम चलता रहे, यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है ना, उसका प्रेशर फील करने की कोशिश करो, और सोचो कि अगर ये टाइम खत्म हो गया तो मेरे लिए जो हमारे 1.5 घंटे आगे आने वाला टाइम है, उसी में से ये सारा का सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो टाइमर का थोड़ा सा प्रेशर फील करना स्टार्ट करो और आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। दिस क्वेश्चन वुड कम इन द कैटेगरी ऑफ अ वेरी मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दो, सेशन को शेयर भी कर दो यार सभी लोग, है ना, क्योंकि फूरियर सीरीज स्टार्ट होने से पहले पहले सभी लोग आ जाएं। 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्टली फूरियर सीरीज पे आ जाएंगे। तो फूरियर सीरीज में मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा जो आपको एक नए लेवल पर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली आपको क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, चलो यार आंसर बता दो सभी लोग। बी बी बी, शायद बी तो नहीं आना चाहिए, आई होप।
कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बता दो। जो भी आंसर आ रहा है ना, कुछ भी आंसर आ रहा है बता दो, इट डज नॉट मैटर, एटलीस्ट आप ट्राई करके उसका आंसर निकालिए। चलो देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको एक डेटा दे रखा है एक्स ऑफ एन, क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/3 पावर एन यू। तो क्वेश्चन में एक और फंक्शन डिफाइन कर रखा है वाई एन विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन। सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स 1/3 पावर एन यू ऑफ माइनस एन। समझ आया ना सभी को ये पॉइंट? चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग अपने वाई एन को डिफाइन करते हैं तो वाई एन देखो आपको क्या मिलने वाला था, अच्छा एन को माइनस एन से रिप्लेस करना, यस। तो यहाँ से अगर हम लोग वाई एन को डिफाइन करते तो ये आपको मिलता है 1/3 पावर माइनस एन, और यू एन की वजह से अगर हम लोग डिफाइन करते तो बोलते हैं दिस इज फॉर एन लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 एल्सवेयर, 0 एल्सवेयर। देखो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपको यू एन का ग्राफ पता है तो यू माइनस एन का ग्राफ कैसे बनाओगे, सिंपली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लोगे। तो आई होप सभी को ये ग्राफ्स वगैरह का आइडिया है कि अगर आपके पास यू एन का ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, ये सब ग्राफ मैंने क्लास में बहुत क्लियरली बनवाए थे, है ना, 3 ग्राफ्स आपको बनवाए थे, उनके बीच के कोरिलेशन समझाए थे मैंने। तो देखिए सपोज ये ग्राफ है यू एन का, तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे 0 1 2 3 एंड इट गोज़ टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम u ऑफ n माइनस एन का ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए u ऑफ माइनस एन का ग्राफ आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपको सिर्फ मिरर इमेज लेना है, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज ले लोगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा -1 -2 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ये 1 1 1। तो वही चीज़ मैंने डिफाइन करी कि अगर आपका un की वजह से जो भी ग्राफ आ रहा था n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे n लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए आएगा। तो इक्वालिटी लगाना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द समेशन ऑफ वाई एन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर ये समेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो समेशन कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे वाई एन की वैल्यू पुट कर दो। वाई एन की वैल्यू आपकी है 1/3 पावर माइनस एन यू माइनस एन। अब माइनस एन की वजह से आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये लिमिट आपकी स्टार्ट होगी n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके n इक्वल टू 0 तक जाएगी। ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/3 पावर माइनस एन। अब यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। आई होप ये पॉइंट सभी को पता होगा कि समेशन करने के दौरान आप चाहे किसी भी नंबर को 1 से 3 तक ऐड करो या फिर 3 से 1 तक ऐड करो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप अपने समेशन का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर देते हो ना, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी आपको वही मिलेगा x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मत डाल देना। जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करते हो ना तो आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आता है, बट जब आप समेशन का ऑर्डर रिवर्स करते हो तो उससे कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन नहीं आता। वो सिर्फ ये बताता है कि आप चाहो तो 1 से 3 तक ऐड कर लो, चाहो तो 3 से 1 तक ऐड कर लो, उससे दूर दूर तक कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपके गिवन एक्सप्रेशन पे। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 0 डालते तो मिलता 1, n इक्वल टू -1 डालते तो मिलता 1/3, n इक्वल टू -2 डालते तो मिलता 1/3 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो समेशन यहाँ से कितना मिल जाता है यार, 1/1 माइनस 1/3, और आंसर कितना आ जाता 3/2, ठीक है। चेक करिए और बताइए। तो जिनका 2/3 आ रहा था वो लोग चेक करो यार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस ऑब्वियसली थे, है ना, इसीलिए क्वेश्चन लिया है, बट आप सिली मिस्टेक मत करिए। समझ आया सभी को? सो आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दीज पॉइंट्स, और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हो। मैंने ग्राफ भी बना के समझा दिया कि अगर आप n को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो यू एन का ग्राफ ये रहा, यू माइनस एन का ग्राफ, वाई एन की ये वैल्यू, उसका समेशन लेना है। समेशन में एक जो पॉइंट आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है कि हम लोग ऑर्डर रिवर्स करें या नहीं करें, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट तरीके से समझा दिया। तो आई थिंक सभी लोगों का आंसर यहाँ से 3/2 आना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हुआ, 3/2। तो कुछ लोग 2/3 बता रहे थे, वो लोग क्रॉस चेक करें कि क्या गलती कर रहे थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो गलती इंप्रूव करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यार, इसके लिए मैं दूंगा आपको 2 मिनट। तो आपके पास 2 मिनट है टाइम बाउंड मैनर में। देखो जब टाइमर चलेगा ना तो आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और वो आना भी चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो टाइमर का प्रेशर आपको लेके घर पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, हमेशा टाइमर का प्रेशर लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको रियल टाइम में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आराम से चेयर पे बैठे हो,
कॉपी रखी है, गाने चल रहे हैं, चाय पी रहे हो और पूरा आपने माहौल बना रखा और क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर टाइमर का अचानक से प्रेशर आएगा। तो जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना टाइमर के प्रेशर की, तो एग्जाम में ऐसा मत समझो कि कोई चमत्कार हो जाएगा रातों रात और आपके अंदर डिसिप्लिन और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन रातों रात पैदा हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है घर पर बैठ के। ठीक है, चलिए आंसर निकालिए। तो 2 मिनट का टाइम मैं दूंगा, जिसमें से 1 मिनट का आपका जा चुका है। क्वेश्चन में एक सिग्नल दिया HN और एक दिया FN। तो बोल रहा है FN को तो ऑब्टेन करने के लिए HN को HN से कन्वॉल्व कर लेते हैं, GN के लिए कोरिलेट कर लेते हैं। ओके, तो अभय का ऐसा मानना है कि डी ऑप्शन आना चाहिए। कोई ए भी बता रहा है, कोई डी भी बता रहा है। आइए चेक करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम और थोड़ा ट्राई कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 2 मिनट का मौका दिया है। शशांक का भी डी आ रहा है, अमित का सी आ रहा है। GN इज कॉजल, यार GN तो कॉजल नहीं आना चाहिए जैसा मुझे दिख रहा है। GN तो कॉजल नहीं हो सकता। आई होप डी इज, जहाँ तक मुझे दिख रहा है शायद डी करेक्ट होना चाहिए, फिर भी हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे ही। आई होप डी इज करेक्ट आंसर। जो लोग भी सी बता रहे हो ना यार, सी एक बार चेक करो। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन के लिए आप उसके सिग्नल और उसके टाइम रिवर्सल वर्जन के बीच में कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया, मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं h(n) सिग्नल की। h(n) सिग्नल आपको दिया हुआ 1 2 2। ठीक है, देखो एरो कहीं पे मेंशन किया नहीं है, तो मैंने आप सभी लोगों को समझा रखा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एरो मेंशन नहीं हो तो आप जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होता है उसको आप एरो मानिए। क्वेश्चन में बोल रखा है जो FN है उसको ऑब्टेन करने का तरीका क्या है कि आप HN को और HN को ही कन्वॉल्व कर दीजिए। अब इसका कॉन्वोल्यूशन करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपके जो सिग्नल्स हैं HN कॉन्वोल्यूशन HN दोनों आपके फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल हैं, और जब भी सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का होता है तो आप सिंपल टैबुलर मेथड से दोनों को इंटीग्रेट कर सकते, कॉन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 2 2, यहाँ से अगेन आपको मिलेगा 1 2 2, ये मिला 1 2 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 4, यहाँ पे मिला 2 4 4। आइए पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करना इज़ वेरी इजी। ये आपने कर दिया पार्टीशन, तो यहाँ से इवेंचुअली जो FN आपको मिला, ये देखिए FN आपको क्या मिलेगा 1 4 8 4। अब देखो आप एरो कैसे लगाओगे। एरो लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप HN को ही 2 बार कन्वॉल्व कर रहे हो तो एरो लगाने के लिए हमेशा एंड लिमिट्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन को ऐड कर लिया करो। तो अगर आप एंड लिमिट्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऐड करते तो यहाँ पे n = 0 से आपको मिलता है n = 2 तक, n = 0 और 0 ऐड होकर मिलते हैं आपको n = 0, और ये आपको मिल जाता है n = 4। दिस पॉइंट वुड हैव बीन n = 4। ठीक है, तो ये तो आपको FN मिल गया। अब देखते हैं FN से रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं। पहला तो बोल रहा है FN इज कॉजल, बिल्कुल सही बात है, बट FN की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 8 दिख रही है। तो अगर मुझसे यहाँ से कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस FN, तो वो 9 तो नहीं है, वो तो आपको कितनी दिखनी चाहिए? 8। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है 8। और FN से रिलेटेड FN इज नॉन कॉजल, मतलब ये A स्टेटमेंट भी गलत हो गया, B स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो A और B स्टेटमेंट्स को हमने गलत कर लिया, क्योंकि FN है तो कॉजल, वो तो समझ में आ रहा है कि FN कॉजल होना चाहिए, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 8 दिख रही है। आइए दूसरे सिग्नल की बात करते हैं। दूसरा वाला जो सिग्नल है G(n), वो बोल रखा है कि आपको, देखिए जरा एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, G(n) इज ऑब्टेन्ड बाय कोरिलेटिंग H(n) विद इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप किसी भी सिग्नल को खुद से कोरिलेट करते हैं तो अगेन आप कॉन्वोल्यूशन लेते हैं, बट वो कॉन्वोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, सिग्नल और उसके टाइम रिवर्स्ड वर्जन के बीच में जो आप कॉन्वोल्यूशन लेते हो उसी को हम लोग बोल देते हैं कोरिलेशन। तो आइए कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अगेन अगर आप HN को देखोगे तो HN आपको कितना दिखना चाहिए? 1 2 2, ये मिल गया आपको HN, जहाँ पे ये है n = 0, ये 1 ये 2। वैसे ही अगर मैं यहाँ से मैं H(-n) लिखता है, तो H(-n) लिखना मैंने सभी को बताया है, ये एरो के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सिग्नल को कर देना फ्लिप, तो ये सिग्नल आपको मिलेगा कुछ ऐसा। एरो यहाँ से चेंज होता है नहीं, ये मिलेगा n = 0, n = -1 और n =
ठीक है। तो कॉजल तो देखो आप लोगों को यहीं से दिख जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस बार एंड लिमिट्स ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट लिमिट कितनी है 2, यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट है 0, तो 0 और 2 आपको मिलेगा 2। लोवेस्ट लिमिट कितनी -2, यहाँ पे कितनी 0, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो -2 से 2 के बीच में आपका रिजल्टेंट सिग्नल आएगा। ये तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए। रही बात कॉन्वोल्यूशन की, तो वो कॉन्वोल्यूशन आप कैलकुलेट कर लो। तो अभी जो आप कॉन्वोल्यूशन करने वाले हो वो कॉन्वोल्यूशन आपको मिलेगा 1 2 2 एंड 2 2 1। तो आइए करते हैं इसका कॉन्वोल्यूशन अगेन। ये मिला आपको 2 4 4 2 4 4 1 2 2। अब पार्टीशन कर लेते हैं इसका। तो जब भी आप इसका पार्टीशन करोगे 1, तो आइए देखते हैं यहाँ से g ऑफ n क्या क्या मिलता है। पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2 6 9 6 2, ये हो गया एलिमेंट्स। रही बात एरो की, तो एरो लगाने का तरीका एंड लिमिट्स को ऐड करो। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 0, सबसे लोवेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू दिख रही है -2, इन दोनों को ऐड करो तो ये मिलेगा आपको n = -2। हाईएस्ट वैल्यू अगर आप n की चेक करोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको 0 मिल रही है, तो अगर आप 0 और 2 को आपस में ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा n = 2। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने एरो को एडजस्ट कर लो, जहाँ पे आपका n = 0 आएगा। तो ये n = 0 वाला एरो, जहाँ पे आपकी 0 पे वैल्यू 9 आ रही है। तो यहाँ से आप देखो जो आपका gn है वो नॉन कॉजल भी आ रहा है, साथ के साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी आपको मिल रही है 9। तो चेक कर लीजिए कि gn आपका नॉन कॉजल भी रहेगा और साथ के साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए 9। समझ आ गया ना। कोरिलेशन रियल सिग्नल्स के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता ना तो आप यहाँ पे बस कॉन्जुगेट लगा देते। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि शायद कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट भी होंगे, है ना। जनरली मेरे ख्याल से कोरिलेशन इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में तो नहीं है, हाँ ईसी के सिलेबस में है। तो अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता ना तो किसी एक जगह पे आप कॉन्जुगेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये रियल था, इस वजह से मैंने कॉन्जुगेट नहीं लगाया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सिग्नल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन यार फटाफट बता दो सभी लोग, इसके लिए 1 मिनट काफ़ी है। मोर देन 1 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है पीरियोडिक सिग्नल, अच्छा कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल मेंशन कर रखा है और दोनों अलग अलग पीरियोडिक इसने बता रखा है। फटाफट करते जाओ क्वेश्चन यार, फटाफट आंसर बताते जाओ। तो अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करते ना तो आपको पीरियोडिक सिग्नल दे रखा है xt और yt, दोनों कंटिन्यूअस टाइम है और दोनों का फंडामेंटल पीरियड उसने मेंशन कर रखा है। तो पूछ रहा है ये जो करस्पॉन्डिंग सिग्नल आना चाहिए इसका पीरियड कितना होना चाहिए। देखो जो हम लोग ये पूरा का पूरा सेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम में जाके देखना 95% ऑफ द क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे आपके एग्जाम में आएंगे जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना भी 7-8 दिनों में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, 95% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से डायरेक्टली उठ के मिलेंगे। आप चाहे तो एग्जाम दे के आना और उसके बाद वापस से इन सारी वीडियोज़ को चेक कर लेना, आपको क्वेश्चन हूबहू मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए तो लगभग टाइम भी आपका ओवर हो गया, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने बात करी कि यहाँ पे जो सिग्नल दे रखा था x ऑफ t, वो था एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो सभी लोगों ने नोटिस किया कि दिस वाज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड इट वाज हैविंग द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट 3। दूसरा सिग्नल था आपका yt, yt भी आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था और आई थिंक उसका टाइम पीरियड दे रखा था 3/2। तो ये दोनों अलग अलग पीरियोडिक मेंशन कर रखे थे। क्वेश्चन में एक नया सिग्नल उसने बनाया था z ऑफ t विच इज़ इक्वल टू x ऑफ -t। अच्छा ये दोनों का 3 दे रखा है इसने, तो ये दोनों का ही 3। चलिए क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है x ऑफ -t प्लस y ऑफ 2t + 1। आई होप यही डेटा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। यस चलो अब देखते हैं। तो आप मुझे बताना सभी लोग एवरीवन कि अगर x ऑफ t का टाइम पीरियड t1 है तो x ऑफ -t का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो x ऑफ -t का टाइम पीरियड भी आपको मिलेगा t1, है ना, क्योंकि टाइम रिवर्सल से टाइम शिफ्टिंग से कभी भी टाइम पीरियड चेंज होता नहीं। हाँ टाइम स्केलिंग से ज़रूर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो yt का अगर टाइम पीरियड इसने मेंशन कर रखा है t2, तो यहाँ से जो आपका y ऑफ 2t + 1 का टाइम पीरियड आ जाएगा दैट विल बिकम t2/2, है ना। तो दोनों का एटलीस्ट टाइम पीरियड हमको पता चल गया। तो जो z ऑफ t सिग्नल्स हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ करें, ये देखिए z ऑफ t सिग्नल को मैं इधर लिख देता हूँ z ऑफ t को। तो जो हमने z ऑफ t सिग्नल यहाँ पे चूज़ किया है x ऑफ -t प्लस y ऑफ 2t + 1, इस पर्टिकुलर सिग्नल में अगर आप नोटिस करें तो इसका जो टाइम पीरियड है इसका ये है 3 और इसका टाइम पीरियड है 3/2, ठीक है। तो स्टेप 1 आपका क्या होगा, पहले आप इनका रेशियो कैलकुलेट करोगे। जब आपने रेशियो कैलकुलेट किया तो ये मिल गया रैशनल।
इसी स्टेप पे आप बोल सकते हैं कि ये जो z ऑफ t होगा ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। तो पीरियोडिसिटी तो इसी वाले स्टेप पे इंश्योर्ड हो गई है ना, चेक करिए। तो अगर आप चेक करते हैं तो पीरियोडिसिटी आपकी इसी वाले स्टेप पे इंश्योर हो चुकी है। पीरियड कितना आएगा वो अलग की बात है, बट एटलीस्ट पीरियोडिसिटी इसी वाले स्टेप पे इंश्योर हो गई। तो स्टेप 2 पे आइए। पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे, पीरियड निकालने के लिए होता है टी नॉट इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपको कितने कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 3/1 और 3/2। तो दोनों का एलसीएम कितना मिला, 3। 2 और 1 का एचसीएफ कितना, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। तो जितने भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं अगर वो इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं तो उनका कॉम्बिनेशन पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जितने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं वो इंडिविजुअली अगर पीरियोडिक हैं तो उनका कॉम्बिनेशन अपने आप पीरियोडिक हो जाता है। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें शायद आपको याद होंगी। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझा दिया कि अगर एक्स ऑफ टी का टाइम पीरियड 3 है तो एक्स ऑफ माइनस टी का भी 3 है, वाई टी का 3 है तो वाई ऑफ 2t + 1 का 3/2 हो जाएगा। दोनों अलग अलग पीरियोडिक हैं तो पहले दोनों के समीशन की पीरियोडिसिटी इंश्योर करनी थी, तो उसके लिए हमने t1/t2 कैलकुलेट किया, रैशनल आ गया तो हमने बोल दिया पीरियोडिक। अब अगर कोई पूछता पीरियड कितना है तो आप एलसीएम ले लेते न्यूमरेटर का और एचसीएफ ले लेते डिनोमिनेटर का, आंसर आपको 3 सेकेंड मिल जाता। तो आंसर यहाँ पे क्या था, 3। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। इस क्वेश्चन के लिए अब देखो ये सारे क्वेश्चन एज अ होमवर्क हम लोग दे चुके थे, ठीक है। तो एज अ हम लोग होमवर्क ये क्वेश्चन दे चुका था मैं, तो होपफुली सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो एक बार क्वेश्चन देखिए और बताइए मुझे इसका आंसर बताओ। फिर हम लोग आते हैं फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन पे। इसके बाद आई थिंक हाँ इसके बाद फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सिग्नल और सिस्टम से रिलेटेड। क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और फूरियर सीरीज़ इसके बाद स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो यार। फूरियर सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैं थोड़ा लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और साथ के साथ बेसिक के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वो सेशन अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फूरियर सीरीज़ ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। देखो वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके डिफरेंशिएटर्स होते हैं, जितने भी आपके इंटीग्रेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसे सिस्टम्स होते हैं, डायनामिक सिस्टम्स होते हैं। तो अगर डायनामिक है तो मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे तो उसने साफ साफ मेंशन ही कर रखा है कि जो d/dt है वो e⁻⁻t है। तो एक बार के लिए अगर मैं ऐसे ही सोचता, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बार के लिए अगर मैं ऐसे सोचता भी कि चलो ये दे रखा है d/dt e⁻⁻t इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता हुआ एक एक्सप्रेशन दे रखा है, सिस्टम सभी को यहाँ से दिख जाना चाहिए। तो सपोज अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर भी लेता कि -e⁻⁻t प्लस e⁻⁻t dxt/dt, तो ज़रा ये डिफ्रेंशिएशन देखिए आप सभी लोग और मुझे बताइए क्या ये डिफ्रेंशिएशन करना आसान है? बहुत ईजी है। एक्स ऑफ टी को होल्ड कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, e-t को होल्ड कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक, चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि मैं e⁻⁻t को चलो कॉमन भी ले लेता हूँ। तो ये मुझे मिली सिस्टम की डेफिनेशन। तो सिस्टम यहाँ पे कर क्या रहा है कि सिस्टम को अगर आप इनपुट x ऑफ टी देते हो तो वो पहले x ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, फिर xt में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर उसमें e⁻⁻t का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है। तो सिस्टम का अगर मुझे यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है, समझना होता है सिस्टम का ऑपरेशन कैसा है, तो ऑपरेशन देखो यहाँ से समझना कितना ईजी है। अगर आप नोटिस करते तो सिस्टम यहाँ पे जो काम कर रहा है वो आप इसको x ऑफ टी दे रहे हो, तो ये सिस्टम इस x ऑफ टी को पहले डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x ऑफ टी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें e⁻⁻t का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो ये सिस्टम का काम है, ये कैसे कर रहा होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट सिस्टम कर रहा है, जैसे भी वो करे ये चीज़। ठीक है, चलिए रही बात लीनियरिटी की। सपोज अगर हमें यहाँ से लीनियरिटी चेक करना होता तो आई थिंक लीनियरिटी डायरेक्टली देख के हमें पता चल रहा है कि ये सिस्टम लीनियर है, क्योंकि x ऑफ टी पे अगर हम देखें तो दोनों ही जगह पे लीनियर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, x ऑफ टी और -dxt/dt। तो ये भी लीनियर ऑपरेटर, ये भी लीनियर ऑपरेटर। और अगर आप किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन से अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं या इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं आता है। मतलब अगर x ऑफ टी y = x ऑफ टी आपका लीनियर है
तो अगर आप उसमें एफ ऑफ टी से मल्टीप्लिकेशन कर भी दो तो लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात होमोजीनिटी एडिटिविटी की, आप चाहो तो उससे भी वेरीफाई करके इस चीज़ को चेक कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली चेक कर लिया कि ई पावर माइनस सी से मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी वजह से लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, और ये दोनों ऑपरेटर भी लीनियर थे, तो मुझे पता चल गया कि मेरा आउटपुट हमेशा कैसा आने वाला है, लीनियर। रही बात टाइम वेरिएंट की, तो सेकेंड अगर आप देखो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल में अगर आपने एक्स ऑफ टी में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ई पावर माइनस टी का, तो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल में अगर आपने एक टाइम वेरिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सिग्नल कैसा हो जाता है आपका, ये। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन हमेशा किस में रिजल्ट कराएगा, टाइम वेरिएंट में। तो ये सिस्टम भी कैसा हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। तो दो चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस थी, जिसके लिए शायद आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। पहली चीज़ आपने चेक करी ऑपरेटर्स लीनियर थे, तो आपने बोल दिया लीनियरिटी तो होल्ड करी जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा एक्स ऑफ टी के साथ एक टाइम वेरिंग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था, तो टाइम वेरिएंसी पे भी कोई सवाल होता नहीं। रही बात स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैं बोलूँगा कि आप ऑल्टरनेट वे से जाओ, मतलब एक बाउंडेड इनपुट सिस्टम में डालो। तो अगर हम एक सिस्टम में बाउंडेड इनपुट डालते हैं, ये देखिए अगर हम इसमें डालते हैं बाउंडेड इनपुट, तो आउटपुट देखो आपको क्या मिलेगा। आउटपुट में आपको पता ही है कि यू टी रहेगा माइनस डेल ऑफ टी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा e टू द पावर माइनस टी। अब आप मुझे बताना ये जो आउटपुट आ रहा है क्या ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। चलो इसको मान लो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर भी लेते हैं, e पावर माइनस टी यहाँ पे पुट भी कर देते हैं, तो ये बचेगा डेल ऑफ टी e टू द पावर माइनस जीरो। ये आपको मिला यू टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस डेल टी। तो आप यहाँ से चेक करके देखिए जो आपका आउटपुट आ रहा है उसमें ये वाला हिस्सा तो बाउंडेड है, बट जो सेकेंड वाला सेगमेंट है वो कैसा हो गया, अनबाउंडेड। क्योंकि डेल टी आपके कैसे सिग्नल्स होते हैं, अनबाउंडेड, जिनका एम्पलीट्यूड कहीं पे भी इन्फिनिटी को टेंड करे तो वो सारे के सारे आते हैं आपके अनबाउंडेड की कैटेगरी में। तो ये डेल टी की वजह से सिस्टम आपका हो गया अनबाउंडेड, या फिर आप बोल सकते हो कि ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम बीबो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का भी हम लोगों ने यहाँ से अंदाज़ा बता दिया कि ये स्टेबल तो नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज बीबो अनस्टेबल, है ना। क्योंकि एक बाउंडेड इनपुट डाला, बाउंडेड इनपुट डालते ही पता चल गया आउटपुट अनबाउंडेड आ रहा है, तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल। अब उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है, सिस्टम हैज़ अ मेमोरी। तो आप सभी लोगों को पता होता है कि चाहे डिफरेंशिएटर्स होते हैं चाहे इंटीग्रेटर्स होते हैं, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर्स हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये हमेशा ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ पास्ट मेमोरी प्रेजेंट होती है। चाहे तो आप लाप्लास लगा के चेक भी कर सकते हो, जो आप लाप्लास लगाते हो किसी भी वाई टी इज इक्वल टू डी एक्स टी बाई डी टी में, तो उसमें एक्स ऑफ जीरो माइनस वाला एक्स्ट्रा टर्म आता है जो सिस्टम की मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर डायरेक्टली आप याद रख सकते हो जितने भी इंटीग्रेटर्स होते हैं, डिफरेंशिएटर्स होते हैं, दे ऑल आर डायनेमिक सिस्टम्स एंड दे इवेंचुअली रिप्रेजेंट द सिस्टम्स हैविंग मेमोरी। तो इसमें आंसर तो डायरेक्ट था कि आंसर आपका डी हो जाना चाहिए था, बट ये ए बी सी गलत कैसे थे ये चीज़ आपको थोड़ा सा चेक करना था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया। यस, डिफरेंशिएटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर्स आपके लीनियर ऑपरेटर होते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने एक्स ऑफ टी पे कोई भी एक्सटर्नल ऑपरेटर लगाते हो तो वो हमेशा कैसे काम करता है, हमेशा एक लीनियर सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे डिफरेंशिएटर्स लगा दो, इंटीग्रेटर्स लगा दो, तो जितने भी लीनियर ऑपरेटर्स आप लगाओगे एक्स ऑफ टी के ऊपर तो वो हमेशा लीनियर सिस्टम की तरह बिहेवियर शो करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात थी अपने सिग्नल की, ये तो बात थी अपने सिस्टम की। अब अगला जो हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने पास देखो आज की क्लास में अभी लगभग 1 आवर 15 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो इसमें पूरी तरीके से हम लोग फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो यहाँ तक बताना सिग्नल सिस्टम का ठीक ठाक रिवीजन हो गया आपका। सिग्नल के सारे क्वेश्चंस जितने मैंने क्लास में करवाए, सिस्टम के जितने क्वेश्चंस करवाए, हर एक क्वेश्चन को आप समझना, और हर एक क्वेश्चन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको भूल रहे थे, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता थे, उनको कोरिलेट कर लेना, और उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चंस में मैंने एक अच्छा मिक्स बनाया था कि सारी चीज़ें 1 बाय 1 रिवाइज भी हो जाए और हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी मिल जाए। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस फैक्ट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या आप लोग तैयार हैं फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस करने के लिए। तो बोलिए, फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन करने के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में डिस्कस करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो असल में फोरियर सीरीज़ के बाद ही असली सिग्नल सिस्टम स्टार्ट होता है, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारा डिस्कशन रहता है। चलिए फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का मौका, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फोरियर सीरीज़ की जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, हर एक पॉइंट का हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन को काफ़ी क्लैरिटी से हम लोग डिस्कस कर पाएँ। चलो शुरू हो जाओ, आंसर बताओ। 1 मिनट का टाइम आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो विद इन 1 मिनट यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन।
तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने फूरियर सीरीज़ में डिस्कस की थी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आपका 1 मिनट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। चलो तो 1 मिनट आपका लगभग ख़त्म हो गया। मैं आपको याद दिलाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैंने बोला था कि अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है और उसका फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट सपोज है, समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। तो सपोज उसका मैंने आपसे बोला था कि जो फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है सपोज इट इज़ ए के। तो मैंने बोला था कि साथ के साथ आप इसका टाइम पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे ताकि आप यहाँ पे ये भी बता पाएँ कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे ग्राफ यहाँ पे बनेगा ए के वर्सेस के ओमेगा नॉट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स ऑफ ए टी की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स ऑफ ए टी की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि एक्स ऑफ ए टी में फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहती है, बट क्योंकि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो ये ग्राफ यहाँ पे हमेशा आपको चेंज होते हुए दिखना चाहिए। आई होप ये सभी को प्रॉपर्टी याद है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई थी। हर एक प्रॉपर्टी को मैंने लिखने के लिए आपको बोला था कि आप कभी भी फूरियर सीरीज़ की कोई भी प्रॉपर्टी लिखिए तो ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके चलो कि उसका टी नॉट ओमेगा नॉट के साथ क्या चल रहा है और जो करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनते हैं ए के वर्सेस के ओमेगा नॉट के, उसमें क्या क्या क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए। इसके अलावा अगर हम लोग इन्हीं सिग्नल्स को यहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वाले में, तो एक्स ऑफ टी का जो इक्वेशन आता है वो सबको पता हो, ए के ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ये ऐसा होता है। बट अगर मैं यहीं पर एक्स ऑफ ए टी कर देता तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट चेंज तो हुआ नहीं है, ये तो ए के ही है। इसमें जहाँ पे भी चेंज आएगा वो पैरामीटर कौन सा होगा, ये ए ओमेगा नॉट। पहले तो ये दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करिए, फिर क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आई होप अगर सब आप लोगों को याद हो तो मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको समझाई थी जब हम लोग फूरियर सीरीज़ पढ़ रहे थे, है ना। तो ये दोनों पॉइंट सभी को समझ में आया कि चाहे एक्स ऑफ टी होता उसमें भी ए के की वैल्यू तो बदलने वाली थी नहीं, तो ये ए के की वैल्यू हम लोग ऐसे ही रखते। वैसे यहाँ पे भी ए के की वैल्यू बदलने वाली थी नहीं, इसको भी हम लोग ऐसा ही रखने वाले थे। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ते तो क्वेश्चन में बोल रखा है एक्स ऑफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड 10 है। मतलब जब इसका टाइम पीरियड 10 था तो इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट वो कैसे डिफाइन कर रहा था, ए के से डिफाइन कर रहा था। फाइन, तो ये बात हो गई अपने पहले वाले केस की जो हमने टाइम पीरियड को 10 माना। फिर सेकंड केस में बोल रहा है कि द सेम फंक्शन एक्स ऑफ टी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द पीरियोडिक फंक्शन विद टी डैश 40। तो उसने जो सिग्नल था ना उसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया। तो आप मुझे बताना जब ये टाइम पीरियड चेंज हुआ है तो क्या ये बी के जो है ये एग्जैक्टली ए के बराबर ही आ जाएगा, एग्जैक्टली ए के बराबर ही आ जाएगा। बट अगेन क्योंकि ये नाम दूसरा दे रहे हैं तो हम भी नाम दूसरा दे देते हैं कि जब इसने टाइम पीरियड चेंज किया तो ये इसी ए के को किससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ये क्वेश्चन बोल रहा है ये बी के हो जाना चाहिए, तो हम भी इसको यहाँ पे बी के लिख देते हैं। बट है तो दोनों सेम ही। चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों जगह पे अगर हम लोग t = 0 डालें तो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे और इस इक्वेशन में, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में अगर आप t = 0 डालते तो आपको क्या मिलता, x of 0 = summation of a k where k is changing from -infinity to infinity। वैसे इक्वेशन 2 में अगर हम लोग डालते ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलता, x of 0 समेशन ऑफ k = -infinity to infinity b। इसका डेटा क्वेश्चन में 16 दिया है, तो अगर x of 0 की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे x of 0 की वैल्यू आप वापस से पुट कर दो, आंसर आपको कितना मिल गया 16। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बट बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली देख के बता सकते थे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती। मतलब जब भी टाइम पीरियड चेंज आप करते हो तो आपका जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो उस वैल्यू का अगर आप समेशन भी करोगे तो समेशन भी चेंज नहीं होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल एक लाइन का क्वेश्चन था। डायरेक्टली अगर बताना होता तो डायरेक्टली कैसे बताते, ये था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसने बढ़ाया चेंज किया, तो आपको ये समझ आना चाहिए था टाइम पीरियड 10 होता, 40 होता, 4000 होता, 4 लाख हो जाता, तो भी ये जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए के है इस ए के की वैल्यू नहीं बदलती। हालांकि इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे चेंज हो जाता क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ओमेगा नॉट आपका कंटिन्यूसली चेंज होता, बट ए के की वैल्यू वही रहती। तो अगर आप ए के का मॉड लेके उसका समेशन करना चाहते हो तो चाहे यहाँ पे कर लो समेशन, चाहे यहाँ पे कर लो, चाहे इसी क्वेश्चन में वो टी नॉट को 4000, 4 लाख कुछ भी ले लेता, हमेशा आपको समेशन कितना ही मिलता, सेम ही वैल्यू मिलती क्योंकि ए के की वैल्यू ऐसा चेंज नहीं हो रही। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कल से देखो मैथ भी रहेगा, सिग्नल भी रहेगा, कल से मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो पंकज सर की यार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो कंट्रोल आपका थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा। तो कल 11:30 से 1 बजे तक हम लोग मैथ का उम्मीद स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना। तो वैसे तो एक कंट्रोल के लिए असाइन था
बट ही इज़ नॉट वेल, तो वो सेशन अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. ही विल कंटिन्यू कंट्रोल्स आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, चलिए. तो दोनों चीज़ें मैंने बताई इस क्वेश्चन में. मैंने आपको मैथमेटिकली भी आंसर निकाल के दिखाया, बट इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में. क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था. ठीक है, चलो अगला भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड. तो इसके लिए भी मैं आपको दूंगा 1 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड. फटाफट यार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और आंसर निकालो. ये भी वही क्वेश्चन है आई थिंक, पिछले ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन. जल्दी से आंसर बता दो यार इसका सभी लोग, एवरीवन. इसका तो आंसर डायरेक्ट बता सकते हो यार आप लोग. डी ऑप्शन. डी क्यों क्यों यार, सिर्फ डी क्यों होगा? और किसी का बी? बी वालों का शायद ठीक है. चलो टाइम भी हो गया. अभी भी तो समझाया यार इस क्वेश्चन को ना, कि अगर एक्स ऑफ टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या मेंशन किया? ए के. ठीक है, तो मैंने बोला प्रॉपर्टी सिर्फ इतना लिखना कभी भी काफ़ी नहीं होता. प्रॉपर्टी के आजू बाजू भी देखिए क्या क्या मेंशन कर रखा है. तो अगर ये टी नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, तो यहाँ पे भी लिखो ए के वर्सेस ये ओमेगा नॉट. फिर उसके बाद अगर यहाँ पे एक्स ऑफ 3t करोगे तो आपको पता है यार ए के तो बदलने वाला है नहीं. इनफैक्ट अगर बदलना भी होगा तो यहाँ पे ये ओमेगा नॉट बदलेगा. इसको 3 ओमेगा नॉट कर लिया, ये टी नॉट बाई 3 हो गया, तो ये 3 ओमेगा नॉट हो गया. बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व. अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालना. कुछ ना कुछ दे रखा होगा. टाइम पीरियड आपको 1 मेंशन कर रखा है टी नॉट. तो क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो टी नॉट आपको 1 मेंशन किया था. क्योंकि टी नॉट यहाँ पे 1 था तो ओमेगा नॉट कितना आ जाता? 2 पाई. ठीक है, तो इस ओमेगा नॉट को आप क्या लिख सकते थे यार? इसको आप 2 पाई लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 पाई हो जाएगा. तो आंसर क्या क्या होगा? द कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ 3t इज ए के. बिल्कुल सही बात है, वेयर के इज एन इंटीजर. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड में बोल रहा था कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट इज 3 ए के. ये तो बिल्कुल ही गलत है. इसका तो दूर दूर तक रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं. थर्ड वाले में देखो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ऑफ 3t 6 पाई, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. क्योंकि अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड को आप 3 गुने से घटा रहे हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 3 गुने से बढ़ा लेना. ठीक है ना, फाइन. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? बी ऑप्शन यहाँ पे होता आपका एब्सोल्युटली करेक्ट. आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए. विद इन 1 मिनट यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन आउट. फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए और आंसर बताइए. टाइमर का प्रेशर फील करो यार. बार बार मैं बोल रहा हूँ, टाइमर के अंदर आप कोशिश करो. आपका एग्जाम से एक दिन पहले कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप अचानक से डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, टाइमर में आंसर करने लगोगे. प्रैक्टिस उसकी डेली करनी पड़ेगी. तो चाहे क्लास में कर लो, चाहे घर पे कर लो, जहाँ भी करो, ऑलवेज हैव द प्रेशर ऑफ द टाइम विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियरेंस. आंसर बताइए. ये क्वेश्चन क्लास में किया था अगर आपको याद हो तो. सो द सेम क्वेश्चन वॉज डन इन द क्लास इटसेल्फ. चलो निकालो. देखो मैंने ग्रुप पे सारे के सारे पीडीएफ्स वगैरह ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं. सारे के सारे पीडीएफ शेयर कर रखे हैं. अगर आप चाहो तो उन पीडीएफ्स को भी देख के एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो और यहाँ पे आके प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कर सकते हो. चलो देखते हैं. क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल इज शोन इन द फिगर. पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से बताइए. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट हर बार बता रखा है कि अगर आपका एक्स ऑफ टी रियल होता है, किसी भी डोमेन में आप जाओ, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है कि अगर आपका कोई भी एक्स ऑफ टी रियल होता है तो जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इस केस में सपोज सी के है फॉर एग्जाम्पल, सी के या ए के क्या मेंशन किया? ए के मेंशन किया, तो मैं भी ए के लिख देता हूँ, ए के. ठीक है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आना चाहिए वर्सेस के ओमेगा नॉट, और जो इसका फेज स्पेक्ट्रम आना चाहिए वर्सेस के ओमेगा नॉट. तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई सिग्नल रियल होता है टाइम डोमेन में, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमेशा कैसा होना चाहिए? इवन. और ये वाला पोर्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? ऑड. बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था
कि कभी कभी ये ऑड के साथ साथ इवन भी दिख सकता है जब सारे के सारे फेजेस कैसे होंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, व्हेन ऑल फेजेस आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। याद है ना सभी को ये कॉन्सेप्ट? डू यू रिमेंबर दीज थिंग्स? तो ये एक्सेप्शन मैंने आप सभी लोगों को समझाया था, क्लास में बताया भी था क्लियरली कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम तो हमेशा इवन होगा, बट फेज स्पेक्ट्रम कभी कभी इवन दिख सकता है। आप चाहो तो दोबारा उसको ऑड में कन्वर्ट कर लो, बट ऐसा तभी करना है जब आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई के फेजेस प्रेजेंट होंगे। इवेंचुअली अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई के फेजेस प्रेजेंट है। इसी फेज को अगर मैं आज की डेट में ऐसा भी बना दूँ तो आपके करस्पॉन्डिंग एक्स ऑफ टी सिग्नल पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, द सिग्नल विल रिमेन सेम। तो अगर मैं ए के यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अगर मैं इसको ऑड बना देता हूँ तो ये पाई, ये पाई, ये आपका माइनस पाई और ये आपका माइनस पाई, ये ले लो 2 3 -2 -3। तो ये दिखने में तो इवन लग रहा था, बट इट इज़ एज गुड एज ऑड। फाइन, तो आप इसको लिखो या इसको लिखो, दीज आर इक्विवेलेंट सिग्नल्स, करेक्ट। अगर ये देखो फेज कुछ और होता, अगर ये फेज कुछ और होता ना, 2 पाई होता या -2 पाई होता, फिर गड़बड़ हो जाती वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे चेक करना पड़ता, वहाँ पे इतनी आसानी से आप कमेंट नहीं दे सकते थे। तो खैर यहाँ पे ये मॉड ए के और एंगल ए के बारे में पता चला। ये चीज़ तो हमको हमेशा इवन मिल रही थी, ये चीज़ ऑड मिल रही थी, तो करस्पॉन्डिंग एक्स ऑफ टी को रियल ही होना पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। समझ गए ना? समझ गए? फाइन, चलो अगला क्वेश्चन बताइए ज़रा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी 1 मिनट का टाइम आपके पास है। विद इन 1 मिनट यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन आउट। टाइमर चलता जा रहा है, फोकस बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ और जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करो। रीडिंग एबिलिटी अपनी थोड़ी सी फास्ट करो, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ो, जल्दी उसको प्रोसेस करो, जल्दी आंसर बताओ, है ना। चलिए फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोल रखा है पीरियोडिक सिग्नल हैज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अच्छा, 2 डेटा यहाँ पे दे रखा है, पाई बाई ओमेगा नॉट। ठीक है ठीक है, हाँ ये तो यार बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। आई थिंक एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सबको ही करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएगा। 20 सेकंड और बचे, जल्दी बोलो यार। ए पार्ट, an 0, bnr 0 फॉर एनी वन। और किसी का? ए पार्ट आंसर देते जाओ यार, फटाफट आंसर, रुकना नहीं है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाओ और चेक करते जाओ। चलो टाइम खत्म हो गया, आइए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करते हैं यार, आई होप सभी को दिख रहा है कि एक डेटा तो दे रखा है। ये क्या इंश्योर कर रहा है आपका कि ये सिग्नल कैसा है, ऑड। अगर ये सिग्नल ऑड है मतलब कॉस का तो कोई टर्म आएगा नहीं। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, जो भी फूरियर सीरीज के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। दूसरा वाला एक्सप्रेशन अगर आप नोटिस करते तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन असल में आपको मेंशन कर रखा है -x ऑफ t माइनस t0/2। तो आपको याद है क्या कि ये कौन सा एक्सप्रेशन होता था? इसको हम लोग बोलते थे हाफ वेव सिमेट्री। हालांकि सिर्फ हाफ वेव सिमेट्री बोलना थोड़ा सा गलत होता है, तो हम लोग इसको बोलते थे कि दिस इज द हाफ वेव सिमेट्री ऑफ ऑड टाइप, है ना। इसको बोलते थे हाफ वेव सिमेट्री ऑफ ऑड टाइप। 2 टाइप की हाफ वेव सिमेट्री होती थी, एक इवन टाइप की, एक ऑड टाइप की। तो ये हाफ वेव सिमेट्री आपकी हो जाएगी। तो 2 चीज़ें यहाँ से आपको मिल गई किसी भी क्वेश्चन में। एक तो मिल गया आपको ऑड, तो मैंने आपको बताया था ना कैसे कैसे फिल्टर से आपको पास करना चाहिए, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सिग्नल में मिल गई। तो पहले तो उसने हाफ वेव सिमेट्री वाला फ़िल्टर लगा दिया कि ये हाफ वेव सिमेट्री है, और फिर उसने ऑड वाला भी फ़िल्टर लगा दिया। तो बहुत ऑब्वियस है इस चीज़ को जज कर पाना कि हाफ वेव सिमेट्री क्या कर देगा, ए नॉट को तो 0 ही कर देगा और ए एन और बी एन को 0 कर देगा फॉर ऑल एन इवन। ये कर देगा आपका हाफ वेव सिमेट्री। ऑड क्या करेगा, ए नॉट वाले 0 को तो मेंटेन रखेगा, ए एन को कम्प्लीटली 0 कर देगा और बी एन को ये टच नहीं करेगा। सो बी एन इज 0 फॉर ऑल एन इवन। एंड आई थिंक दिस इज द आंसर विच इज़ गिवन इन द ए पार्ट। तो ए पार्ट में ये आंसर आपका दे रखा है, आपने काफ़ी आसानी से इसको टिक भी कर लिया, सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट था। अगला क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन में भी बहुत दिक्कत आती है लोगों को। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन भी क्लास में करवा देना। तो पहले तो मैं आप ही को दे देता हूँ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। इसके लिए 2 मिनट ले लो, ठीक है। इसके लिए 2 मिनट ले लो। तो देखो एक उसने क्या कर रखा है,
टाइम डोमेन का सिग्नल दे रखा है और टाइम डोमेन का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा था। आपको याद होगा फूरियर सीरीज क्या होता है, किसी भी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड साइनोसॉइड्स के फॉर्म में ब्रेक करने का एक तरीका होता है जो फूरियर ने हमको बताया। तो ये शायद आपका टाइम डोमेन सिग्नल और ये उसका फूरियर सीरीज मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय पुटिंग x इक्वल टू पाई इन द अबव वन कैन डिड्यूस दैट द सम ऑफ दीज सीरीज विल बी। ठीक है, तो ये निकालिए, आंसर बताइए। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, जिसमें से लगभग 1 मिनट आपका कंप्लीट होने वाला है, दूसरा मिनट में आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे यार कि ये क्वेश्चन सर क्लास में करवा देना, इसमें दिक्कत आती है। तो ये बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं यार, है ना। हाँ मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है बहुत, जनरली मैथ्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं, बट काफ़ी लोगों ने मैसेज किया तो मैं करवा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये इनफैक्ट मैथ्स का ही क्वेश्चन है, बट सिग्नल में भी आप करोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो इसमें करेंगे क्या, थ्री स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई। तो चेक करना शायद इसका आंसर शायद इतना आना चाहिए। वैसे तो मुझे यही दिख रहा है, बट फिर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना, शायद अगर आपका आंसर ही आ रहा है। चलो 10 सेकंड और बचा है, ट्राई कर लो। मैंने ऐसे ही देख के चेक कर लिया, एक बार आप भी चेक कर लो। बहुत ही सिंपल सा 2-3 लाइन का क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। फाइन, शायद पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है, 1-2 शायद आप यहाँ से मिस कर रहे हैं। चलो मैं समझा देता हूँ आप सभी लोगों को, देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले मैं इस एफ को प्लॉट करता हूँ यार, सभी लोग देख लो यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि ये जो सिग्नल है ये 0 से पाई के बीच में x है। तो 0 से पाई के बीच में x है, ऐसा कुछ सिग्नल आपको मेंशन कर रखा है। माइनस पाई से 0 के बीच में 0, टाइम पीरियड उसने 2 मेंशन कर रखा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो उसने हाफ वेव रेक्टिफाइड सॉटूथ वर्जन आपको दे रखा है। वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो ये वैल्यू आपकी पाई हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक ये वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए पाई। तो एग्जैक्टली पाई पे वैल्यू मिल जाएगी आपको पाई। तो आई होप ये ग्राफ एटलीस्ट सभी लोगों को समझ में आया। कितने लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है एफ का, यही क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन में ये एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल आपको यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आप ध्यान से, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दिखता नहीं है। क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब देखो इसका फूरियर सीरीज हमको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में उसने खुद ही मेंशन कर रखा है कि ये जो एफ का फूरियर सीरीज है ये कुछ ऐसा, पाई बाई 4 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और क्या मेंशन किया, 1 बाई पाई एन स्क्वायर, 1 बाई पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस 1, कॉस एन पाई माइनस 1, कॉस एन पाई एक्स है क्या, कॉस एन एक्स। ठीक है, तो ये है कॉस एन एक्स, ये हमने लिखा है ऐसा। सेकेंड वाला क्या दे रखा है, माइनस 1 बाई एन, माइनस 1 बाई एन कॉस एन पाई साइन एन एक्स, कॉस एन पाई। तो ये तो मैं क्वेश्चन का ही डेटा अभी तक कॉपी कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये चीज़ें दे रखी है कि ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों आपस में बराबर है, या फिर ये इसका फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन है। दिस इज समथिंग विच वी कैन टेक। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुटिंग x इक्वल टू पाई। अब फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू पाई की वैल्यू कैलकुलेट करता, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फिर से वही डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आप f ऑफ पाई पे वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो f ऑफ पाई पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, इनडिटरमिनेट। चेक कर लो, है ना। मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट अंतर बताया था कि इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है
है तो फाइनाइट, बट पता नहीं है कि वैल्यू लेनी कौन सी है। और अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, जैसे यू टी की टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू इंडिटर्मिनेट, बट डेल टी की टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमें मिला एफ ऑफ पाई पे हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं वैल्यू है कौन सी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रहा है, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो हमें एक्जैक्टली वैल्यू नहीं मिल पा रही, वैल्यू ले कौन सी, इंडिटर्मिनेट। बट मान लो अगर वैल्यू लेनी भी होती तो किसके पास जाते, गिब्स के पास जाते और गिब्स से पूछते। तो गिब्स हमको बताता कि यहाँ पे अगर तुम्हें वैल्यू कंसिडर करनी है तो तुम प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लो, एवरेज। तो अगर मैं प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का एवरेज कैलकुलेट करता तो मुझे प्रीसीडिंग दिख रहा है पाई, सक्सीडिंग दिख रहा है 0 और एवरेज वैल्यू दिख रही है पाई/2, है ना। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इनडिटर्मिनेट थोड़े ना लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हालांकि करेक्ट आंसर हमेशा इनडिटर्मिनेट होगा, बट क्योंकि गिब्स के पास जाके हम वैल्यू निकाल सकते हैं एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली पाई/2। तो हमें एफ ऑफ पाई की वैल्यू मिल गई पाई/2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। इसके बाद ही क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये एफ एक्स मैंशन किया था, मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ एक्स वाला एक्सप्रेशन है इसमें एफ ऑफ पाई पुट कर देता हूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट ही स्लाइड में पुट करता हूँ, बस यहाँ से वैल्यूज पिक कर लेता हूँ। ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालता तो आप सभी लोग चेक करके बताइए यहाँ से एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी मिलती, पाई/4 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity 1/πn²। देखिए ये कॉस n पाई तो सभी को पता है कि -1 to the power n -1 लिख सकते हैं, बट जब आप यहाँ पे भी पाई पुट कर दोगे, जब आप यहाँ पे भी पाई पुट कर दोगे तो ये भी कॉस n पाई हो जाएगा। इसको भी आप -1 to the power n की कैटेगरी में डाल दो। जब आप यहाँ पे पाई पुट करोगे तो आपको पता है साइन n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ आया। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन एफ ऑफ पाई का मिल रहा है वो कुछ मिल रहा है पाई/4 प्लस काइंड ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो हम दोनों वैल्यूज़ को बराबर कर लेते हैं। यहाँ से हमें आंसर मिला पाई/2 इक्वल टू पाई/4 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity 1/πn² एंड -1 to the power n -1, और यहाँ से भी -1 to the power n। ये एक्सप्रेशन बचा आपके पास। अब बस n की वैल्यूज़ आप चेक कर लो। यहाँ से सबको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे n को इवन डालोगे, है ना, तो ये रिजल्ट दे देगा 0 में, क्योंकि n को इवन डालते ये भी 1 ये भी 1 माइनस हो जाएगा। बट जब आप n को ऑड डालोगे यहाँ पे, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n को ऑड डालने से यहाँ से तो -2 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 2। तो ये भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें मिला पाई/4, सॉरी हमको मिल रहा है पाई/2 माइनस पाई/4 इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity 1/πn², और ये वैल्यू मैं लग देता हूँ यहाँ पे 2, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि n की वैल्यू सिर्फ कौन सी रखी जाए, ऑड, है ना, ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगली लाइन में आई होप आंसर आ जाना चाहिए। तो पाई/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा पाई/4। यहाँ से आप 2 बाहर ले लो, पाई भी बाहर ले सकते हो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity 1/n², और यहाँ पे n को रखना ऑड। तो यहाँ से आप सबको दिखना चाहिए कि 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, π²/8। ठीक है ना, चेक कर लो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक पॉइंट जो आप जहाँ पे आके हमेशा ट्रैप हो गए वो यही पॉइंट होता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। एक बार नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। जनरली जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आती है ना वो हमेशा इनडिटर्मिनेट वाली वैल्यूज़ पे ही आपसे कैलकुलेशन कराता है। तो वहाँ पे आप एवरेज ले लेना प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का। तो एक वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर लेना नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल से, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना फूरियर सीरीज से। दोनों को बराबर करना, उससे कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट सीरीज आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, समझ गए ना सभी लोग? इस पॉइंट को चेक कर लो और बताओ। फिर इसके बाद वाला जो 2 क्वेश्चन है ना, वो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो ये तो हो गए कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो जनरली हमारे देखे हुए होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, जैसे मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि 90% क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 10% क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वही क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और वही क्वेश्चन आप नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आंसर नहीं निकलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
इसके बाद एक बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा। दोनों ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़िए, जितना सोच सकते हो उतना सोच लो 2 मिनट में। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, तो शांति से क्वेश्चन को देखो, एक एक चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश करो। मैं चेक कर लेता हूँ कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है। रियल ऑड, ठीक है। फूरियर कोएफिशिएंट अगर दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट मानना, ठीक है। बस ये एक डेटा मुझे बताना था, ठीक है। चलिए 2 मिनट मैंने आपको दिए सिर्फ क्वेश्चन को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करिए फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको एक अच्छा थॉट प्रोसेस देगा, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन आपको खुद से पहले ट्राई करना होगा, फिर मैं उस क्वेश्चन को भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कल आपका 11:30 से 1:30 बजे तक, सॉरी 1:30 बजे तक आपका मैथमेटिक्स की क्लास होगी। तो कंट्रोल सिस्टम की क्लास थोड़ी सी आपका पोस्टपोन हो गई, तो उस वाले स्लॉट में भी मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में स्टार्ट हम लोग लीनियर अलजेब्रा से ही करेंगे, तो लीनियर अलजेब्रा, फिर उसके बाद वही कैलकुलस, जिस सीक्वेंस में हमने क्रैश कोर्स पढ़ा था, सेम सीक्वेंस में हम लोग उम्मीद वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। पहली चीज़ तो बोल रहा है एक्स ऑफ टी इज रियल एंड ऑड। सेकंड चीज़ बोल रहा है एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड टी इक्वल टू 2। कोएफिशिएंट भी उसने मेंशन कर रखा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि जो ए के या फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो 0 है फॉर मॉड के ग्रेटर देन 1। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे असल में उसने टाइम डोमेन सिग्नल की पावर मेंशन कर रखी है। दिख रहा है सबको? किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की पावर कैसे कैलकुलेट करते हो? 1/t0 0 से t0 मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 1। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इधर मेंशन कर रखा है ना, इसने पावर का डेटा दिया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। जब तक मैं इस क्वेश्चन को समझाता रहूँगा, आप एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी से समझेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। चलिए, सबसे पहला डेटा जो मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ वो मैं पॉइंट नंबर 2 लेना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा से। तो यहाँ से मैं पिक करना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक पॉइंट नंबर 2। आइए देखिए पॉइंट नंबर 2 है क्या। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है सिग्नल इज पीरियोडिक विद पीरियड टी इक्वल टू 2। मतलब ये जो सिग्नल यहाँ पे मेंशन कर रखा था, इसका टी नॉट कितना था? 2। तो ओमेगा नॉट आप इसका कितना लिख सकते हो? 2π/t0, या फिर ओमेगा नॉट मुझे मिल जाएगा पाई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 से ये डेटा हम लोगों ने डिड्यूस कर लिया और ये डेटा हमने अपने पास रख भी लिया। फाइन। किसी को कोई दिक्कत इसमें पॉइंट नंबर 2 में? चलिए, इसके बाद मैं जाना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। इसके बाद मैं जाना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप लोग नोटिस करें तो दे रखा है ए के इज इक्वल टू 0, ए के इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड के ग्रेटर देन 1। ये देखना कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेंशन कर रखी है। देखिए, असल में इसने मेंशन क्या किया है, ये मेंशन कर रहा है कि ए के 0 है फॉर के ग्रेटर देन 1 एंड यूनियन के लेस देन -1, है ना। ये तो सभी को करना आता होगा कि अगर मॉड के ग्रेटर देन 1 है तो या तो के 1 से ज़्यादा होगा या तो के -1 से भी कम होगा। ये दोनों चीज़ें आपको पता चली। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में अगर आप इसी ए के को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट ए के इज इक्वल टू 0 फॉर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि के आपका कैसे सिग्नल है? डिस्क्रीट। तो अगर आप के ग्रेटर देन 1 बोल रहे हो, उसका मतलब ये कि ये या तो 2 होगा या तो 2 से ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कि के लेस देन -1 का मतलब है कि -2 या -2 से भी कम की वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि अगर -1 से कोई भी चीज़ कम हो रही है और वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो -1 से कम कहाँ पे चला जाएगा? आपका -2। और आप चाहो तो फिर इक्वालिटी भी लगा सकते हो। वैसे अगर कोई चीज़ 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा की अगली वैल्यू क्या होगी? 2। मतलब आप चाहते तो यहाँ से ए के की वैल्यू ये चीज़ देख सकते थे कि जो आपका ए के आ रहा है इट इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ओनली के इक्वल टू -1, 1 एंड 0, and it is 0 for other values of k. It is 0 otherwise, या फिर इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते थे? पहले तो यहाँ तक बताइए कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको कंफर्म करो सभी लोग कि पॉइंट नंबर 3 से जो हर एक पॉइंट का हम क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तो पॉइंट 3 में जो उसने मेंशन किया था सिर्फ इतना डेटा, योर ए के इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड के ग्रेटर दैन 1, उसी को मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताया और थोड़ा सा आपके लिए इलेबरेट कर दिया। तो जब मैंने इलेबरेट किया यहाँ से तो मुझे पता चला कि ए के जो आ रहा था वो असल में नॉन जीरो आ रहा था सिर्फ और सिर्फ के की जीरो वैल्यू के लिए, -1 के लिए और 1 के लिए। तो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो आप मुझे बता सकते हो पॉइंट नंबर 3 का ही मैं एक्सटेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ से जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू लिखोगे वो आप वैल्यू क्या लिख सकते हो। तो आप सभी को पता है कि एक्स ऑफ टी हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी e टू द पावर j के ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ विच इज़ पाई, तो मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ से आंसर मिलना चाहिए k इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी ए के e टू द पावर j के पाई टी। अब मुझे पता है यहाँ पे ए के की सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉसिबल वैल्यू अलाउड है, तो तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से फाइनली जो एक्स ऑफ टी का एक मोटा मोटा हमें प्रोटोटाइप मिला वो कुछ ऐसा मिल रहा है, प्लस a-1 e टू द पावर -j पाई टी। यहाँ तक यार जल्दी से मुझे कंफर्म करके बता दो कि क्या आपने एक्स ऑफ टी का एक आउटर लाइन या फिर एक्स ऑफ टी का एक मॉडल या फिर एक्स ऑफ टी का एक काफ़ी वेग तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एक्स ऑफ टी जो भी होगा वो दिखने में कुछ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि या तो ए नॉट प्रेजेंट होगा या तो a1 या तो a-1। रही बात ओमेगा नॉट वगैरह की वैल्यूज़ वो हमने पुट कर दी, तो हमने एक्स ऑफ टी का आप ऐसा बोल सकते हो एक मॉडल बना दिया कि अब इसी के अराउंड एक्स ऑफ टी की कैलकुलेशन होगी बाय यूजिंग अदर प्रॉपर्टीज। करेक्ट? यस। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया एक्स ऑफ टी तक। अब चलते हैं किसी और दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि इस थर्ड वाले पॉइंट की तो पूरी एनालिसिस हो गई। तो हमने इस पॉइंट को एनालिसिस कर लिया, सेकेंड और थर्ड पॉइंट को पूरी तरीके से एनालिसिस करके जो भी डेटा हमको चाहिए था वो डेटा हम बाहर निकाल दिया। अब देखो फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में बोल रहा है एक्स ऑफ टी इज रियल एंड ऑड। इसका मतलब क्या है? यहाँ से आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1, तो अगर आपका एक्स ऑफ टी रियल प्लस ऑड है तो ए के बारे में बताएंगे क्या क्या हो जाएगा। आप बोलोगे अगर ये ऑड है तो ये तो ऑड ही रहेगा बट अपने पार्टनर को चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमको पता चला दैट ए के इज प्योरली इमेजिनरी प्लस ऑड। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ से पता चली कि ए के आपका प्योरली इमेजिनरी है और प्योरली इमेजिनरी के साथ साथ ऑड भी है। तो अगर ए के ऑड है तो आप मुझे बता सकते हो a-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या a-1 की वैल्यू -a1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपने a-1 की वैल्यू -a1 रख दी तो यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ से आपको एक्स ऑफ टी मिलेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल। a1 e टू द पावर j पाई टी माइनस a1 e टू द पावर -j पाई टी। अब एक बात मुझे बताना, अगर आपका ए के प्योरली इमेजिनरी है तो क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो? मैं दोनों साइड के इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, आपको मिलेगा a0 इक्वल टू -a0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा a0 इक्वल टू -a0 टू a0 इक्वल टू 0 या फिर a0 इक्वल टू 0। देखो वो आपको वैसे भी पता होता है कि जब भी कोई सिग्नल ऑड सिग्नल होता है तो उसका C0, उसका A0, उसका R0 हमेशा कैसा होता है? 0। तो यहाँ से आपने बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया कि जो आपका टाइम डोमेन सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल उसने कैसा मेंशन कर रखा है? रियल एंड ऑड। अगर टाइम डोमेन सिग्नल रियल एंड ऑड है तो किसी भी ऑड सिग्नल के लिए उसका C0, उसका A0 या उसका R0 हमेशा 0 होता है। वहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने यहाँ से समझा दिया कि अगर ये सिग्नल आपका ऑड है तो a माइनस के की वैल्यू -ak के बराबर आ जाएगी। k इक्वल टू 0 डालोगे तो a0 इक्वल टू -a0, दोनों को ऐड करोगे और a0 की वैल्यू आपको मिल गई 0। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीज क्रूशियल पॉइंट्स विच आई एम मेकिंग इट हियर। तो अल्टीमेटली देखो एक्स ऑफ टी हमारा रिड्यूस होते होते कितना पहुंचा? a0 भी 0 हो गया, यहाँ से मिला a1 e टू द पावर j पाई टी माइनस a1 e टू द पावर -j पाई। तो एक बार इतना चेक करिए और मुझे बताइए। तो फिर से आपको समझा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आसान है, बस पता होना चाहिए कि अप्रोच करना कैसे। पहली चीज़ पॉइंट नंबर 2 से ओमेगा नॉट हमने निकाला। पॉइंट नंबर 3 से हमने जज करा कि ए के में आना क्या क्या चाहिए। तो आपने बताया ए के में जो आना चाहिए वो आना चाहिए a0, a1, a-1। वो निकालने के बाद हमने एक्स ऑफ टी का एक बेसिक मॉडल रेडी किया, बट साथ में उसने ये भी मेंशन कर रखा था कि एक्स ऑफ टी जो है आपका वो रियल और ऑड है। तो हमने करेस्पॉन्डिंग ए के को लिखना सीखा कि ये ऑड तो रहेगा बट अपने पार्टनर को चेंज करके उसको इमेजिनरी बना देगा।
खैर अभी तक प्योरली इमेजिनरी का एज सच कोई यूज़ तो हुआ नहीं है, देखते हैं अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, बट ऑड का हमने काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ कर लिया। एक यूज़ ये किया कि यहाँ पे जो a-1 दिख रहा था उसको मैंने -a1 लिख दिया, साथ के साथ ये जो a0 आपको दिख रहा था इसको भी मैंने 0 की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, चलिए तो फाइनली हमारे पास x ऑफ टी का ये एक्सप्रेशन आया, और साथ के साथ अगर a के हमसे कोई पूछता तो a के का भी एक्सप्रेशन हमारे पास था कि a1 और a-1 ही आना चाहिए, है ना, और तो कोई एक्सप्रेशन आएगा नहीं क्योंकि a0 तो आपने 0 बोल दिया। अब देखोगे, अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डन हो चुके हैं, ये भी हो गया, लास्ट वाला पॉइंट उसने रोक रखा है। तो लास्ट वाला पॉइंट जो हमने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, देखते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट डेटा निकाला जा सकता है। आइए देखिए लास्ट वाले पॉइंट से, तो आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे आइए और देखते हैं यहाँ से क्या आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 को अगर आप नोटिस करते तो पॉइंट नंबर 4 असल में रिप्रेजेंट कर रहा था कुछ ऐसा एक्सप्रेशन विच इज़ नथिंग बट द पावर ऑफ xt। तो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल की पावर निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप टाइम डोमेन से निकालो, आप चाहो तो उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट से भी निकाल सकते हो, यस और नो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन में t0 की वैल्यू 1/2, ये उसने 2 मेंशन कर रखा था, मॉड ऑफ xt² dt, इसका डेटा आई थिंक क्वेश्चन में 1 मेंशन कर रखा था। तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगी k = -∞ to ∞ मॉड ऑफ ak²। आप अगर नोटिस करते तो यहाँ पे k की 2 ही वैल्यूज अलाउड थी, कौन कौन सी, एक a1 एक a-1। तो अगर हम दोनों को यहाँ पे लिख भी देते तो देखिए आपको ये वैल्यू क्या मिलने वाली थी, a1² a-1² = 1। ठीक है, अब अगर देखो a1 और a-1 की आप बात करो तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि a1 = माइनस ऑफ a-1 ऑड होने की वजह से। अगर आप दोनों साइड मॉड ले लेते हो तो ये माइनस साइन वाला चक्कर भी खत्म हो जाएगा। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे 2 टाइम्स मॉड ऑफ a1² = 1, या फिर अल्टीमेटली मॉड ऑफ a1² की वैल्यू आती 1/2, या फिर मॉड a1 आप लिख सकते थे। चेक करिए यहाँ पे, अगर मॉड a1 हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते तो मॉड a1 की वैल्यू आपको क्या मिलती, 1/2। चेक कर लीजिए, पहले यहाँ तक चेक करिए और सभी लोग बताएंगे मुझे आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स और नॉट। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम लोग चल रहे हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली आए, a0 को 0 किया, a1 a-1 को यहाँ पे हमने रखा हुआ था। फिर लास्ट में बात हो गई पावर की, तो अगर पावर वाली बात होती तो वहाँ से एटलीस्ट हमें a1 का मॉड पता चल गया कि a1 का मॉड कैसा होना चाहिए। फाइन, तो जल्दी से कंफर्म करो, फिर मैं इसमें लास्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन। ठीक है ना, तो मॉड a1 की वैल्यू सबको समझ आ गई कि आप 1/√2 ले सकते हो। फाइन, तो अगर आप मॉड a1 की वैल्यू 1/√2 ले सकते हो तो a1 क्या आना चाहिए ज़रा बताना। अगर आपने मॉड a1 को ले रखा है 1/√2 तो a1 क्या आना चाहिए आपका। a1 लिखने से पहले इस बात को याद रखना कि जो ak है वो आपका प्योरली इमेजिनरी है। तो आप बोलोगे सर फिर तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो j/√2 लिख के काम चला लेंगे या तो -j/√2 लिख के काम चला लेंगे। दोनों ही a1 की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी भी तो इंश्योर करना था ना। चेक कर लीजिए, करेक्ट, ओके। तो अगर आपने a1 लिख दिया यहाँ पे a1 लिख दिया तो आपका फाइनल आंसर आपने लिखा ही हुआ था कि मेरा जो फाइनल x ऑफ t आना चाहिए दैट शुड बी दिस। फाइनल x ऑफ t वॉज a1 e⁻ j⁻t माइनस a1 e⁻ j⁻t। यहाँ से a1 को ले लो कॉमन तो आपको मिल जाएगा 2j sin πt। ठीक है, तो एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि अगर मैं a1 को यहाँ से चूज़ कर लूँ j/√2 तो करेस्पॉन्डिंग x ऑफ t हो जाएगा -√2 sin πt। और सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अगर a1 को चूज़ कर लूँ -j/√2 तो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर वुड हैव बीन √2 sin πt। तो क्वेश्चन में उसने बोला भी था कि 2 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, 2 पॉसिबल आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए। चेक करो यार, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं। क्या ये क्वेश्चन
करने से पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए था। यस, आपको पता होना चाहिए था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अलग अलग अप्रोच को लगा के आप कौन कौन से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ आए तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन करना मुश्किल होता किसी के लिए भी। तो अगर पता है प्रोसेस, फिर आपको अगले टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी एक तरीके से नज़रिया मिल जाएगा कि आप शुरुआत कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ों को जीरो कर सकते हो, किस किस चीज़ों को नॉन जीरो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पॉइंट नंबर 2 उठाया, पॉइंट नंबर 2 से ओमेगा नॉट मिला, ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने रख दी पाई। पॉइंट नंबर 3 से मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो भी मेरा ए के आएगा उसमें ए नॉट, A1, A-1 दिखेंगे। फिर मैं पॉइंट नंबर 1 के पास गया जो कि बोल रहा था एक्स ऑफ टी रियल एंड ऑड है, तो मुझे पता चला ए के प्योरली इमेजिनरी आएगा और ऑड आएगा। जैसे ही मुझे पता चला कि ए के प्योरली इमेजिनरी और ऑड है, मैंने ए नॉट की वैल्यू तो इमीडिएटली जीरो कर दी और साथ के साथ A1, A-1 के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। वो रिलेशन स्टैब्लिश करते ही मुझे पता चला कि A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A-1 या दोनों का मॉड बराबर रहेगा। फिर पावर वाले पॉइंट से मैंने मॉड A1 की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर मुझे पता था यार A1 को प्योरली इमेजिनरी तो रखना ही रखना है, तो प्योरली इमेजिनरी रखने के लिए मैंने उसको जब मॉड के थ्रू ओपन करा तो मैंने j/√2 और -j/√2 रखना उसको ठीक समझा। सभी को समझ में आ गया पॉइंट है? चेक करो और बताओ। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है या फिर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं, बट जो अगला क्वेश्चन है ना वो कहीं जल्दी देखने को मिलता नहीं है और वो इससे भी थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल अप है। तो अगर वो क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आपको डील करने आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी कंफर्म करो। जितनी जल्दी आंसर दोगे, जितनी जल्दी कंफर्म करोगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी हैव टू डू ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको करने हैं आपको तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलो फिर से मैं इस क्वेश्चन का आंसर किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आप मुझे इस क्वेश्चन में एक स्टार्ट तो देख के बता ही सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे लेना है। तो चलो टाइम स्टार्ट हो गया, फटाफट शुरू हो जाओ। इस बार देखो फर्स्ट जो आपको डेटा दे रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बोल रखा है कि एक्स ऑफ टी रियल सिग्नल है यार, है ना। रियल के साथ ये इवन ऑड जैसा कोई भी टर्म अटैच नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि एक्स ऑफ टी रियल सिग्नल है। सेकंड में पीरियोडिसिटी मेंशन कर रखा है। थर्ड वाला डेटा भी काफ़ी मिलता जुलता। चौथा पांचवा डेटा भी काफ़ी मिलता जुलता। चौथा डेटा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ये चौथे डेटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये e⁻j⁻k π/2 है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ e⁻j, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ये दोबारा से, तब तक आप लोग ट्राई करते रहो। ठीक है, ये मेंशन किया है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अभी आपको दिख जाना चाहिए। तो मैंने यही वाले डेटा को यहाँ पे दोबारा आपके लिए लिखा। चलो देखो यार, और इस क्वेश्चन में आप क्या करना, इस क्वेश्चन में आप क्या करना, जितनी आप चीज़ें निकाल सकते हो ना मैक्सिमम चीज़ें निकाल लो। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी एक लेवल अप है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ सकता है। इसमें भी आपसे एक्स ऑफ टी ही पूछ रहा है।
सिस्टम हैंग हो गया लग रहा है। चलो सही हो गया। डिजिटल फिल्टर यार सिलेबस से हट गया है, ठीक है, तो डिजिटल फिल्टर को सिलेबस से हटा दिया गया। किसी का आंसर आया? चलो देखते हैं यार ये क्वेश्चन भी, फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ भी मैं पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत सामना तो करना आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं डिफ़िकल्ट है, हाँ अलग ज़रूर है। ओमेगा नॉट मिला पॉइंट नंबर 2। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 की चर्चा दोबारा नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिमिलर। तो यहाँ से बस मैं इतना बोल सकता हूँ दैट ए के इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड के ग्रेटर देन 1 एंड नॉन ज़ीरो फॉर के इक्वल टू -1 0 1। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से ए के लिखना चाहूँ सो आई वुड राइट कि ये a-1 a0 और a1 का कॉम्बिनेशन बनेगा दिस ए के, ठीक है। चलो फिर यहाँ से अगर अपना एक्स ऑफ टी हम लोग लिखते हैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, तो अगर एक्स ऑफ टी हम लोग आगे लिखते हैं सो आई थिंक एवरीवन, चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ आपके लिए, ये वाला चीज़ तो चलो दोबारा लिख लेते हैं, -∞ to ∞ e टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट आपका π/2 आ रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो k इक्वल टू -∞ to ∞ e टू द पावर जे के π/2, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा a0 प्लस a1 e टू द पावर j π/2 t प्लस a-1 e टू द पावर -j π/2 t। कितने लोगों ने यहाँ तक कर लिया था यार, जल्दी से बता दो मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन अप टू दिस पॉइंट। सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी लोगों ने कर लिया था, और एटलीस्ट यहाँ तक तो कैलकुलेशन सभी ने कर ही ली होगी। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तो बिल्कुल आपके सिमिलर हैं जैसा आपका लास्ट केस में था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 को देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 में इस बार उसने सिर्फ मेंशन किया है कि एक्स ऑफ टी कैसा है, रियल। आप मुझे बताइए अगर एक्स ऑफ टी रियल है तो सी ऑफ के या फिर ए ऑफ के कैसा होगा। तो आप सभी को पता है कि अगर ये रियल होगा तो जो यहाँ से ए ऑफ के आएगा दिस ए ऑफ के विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, यस और नो। तो ये जो ए ऑफ के आ जाएगा इट विल बिकम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप a माइनस के को लिखना चाहें तो आप उसको a के कॉन्जुगेट लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ से ज़रा देखो a माइनस के अगर a के कॉन्जुगेट आपका हो रहा है तो क्या यहाँ से हम लोग ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि a-1 की वैल्यू a1 कॉन्जुगेट हो जाएगी? यस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो वैल्यू वापस से लिख देता हूँ। तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी a0 प्लस a1 e टू द पावर j π/2 प्लस a1 कॉन्जुगेट e टू द पावर -j π/2t। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक नोटिस करते हैं तो ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, इट इज़ एक्चुअली a1 e टू द पावर j π/2t प्लस a1 e टू द पावर j π/2t का कॉन्जुगेट। चेक कर लो, इसे लिख सकते हैं ना। तो ये कॉन्जुगेट मैंने बाहर कर दिया और ये अंदर वाला जो माइनस था ना उसको भी कॉन्जुगेट के साथ ही असाइन कर दिया। तो आप सभी लोगों को पता होता है कि अगर आप दो सिग्नल्स का कॉन्जुगेट आपस में ऐड करते हो तो फाइनली ये जो सिग्नल आपको मिलेगा दिस विल बी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ a1 e टू द पावर j π/2। चलिए इतना नोटिस करिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगाई। कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी की मदद से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, और पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप नोटिस करते हो तो मैं सिर्फ a0 और a1 के टर्म्स में लेके आ चुका हूँ। मतलब जो फाइनल एक्स ऑफ टी मेरे पास बच रहा है अभी, तो जो फाइनल एक्स ऑफ टी को मैंने अपने मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वो मेरा मॉडिफाइड वर्जन आ रहा है कुछ ऐसा, a1 e टू द पावर j π/2 है ना, यही है शायद, यस। चलो यहाँ तक तो आ गया अपना एक्स ऑफ टी। तो 3 कंडीशन भी अपनी यहाँ तक लग चुकी है।
कितने लोगों को ये समझ में आ गया यहाँ तक कि एक्स ऑफ टी हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जितना डेटा दिया बस उतना यूज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ रियल बोला है तो रियल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। अगर रियल के साथ साथ ऑड बोलता है या कुछ और डेटा देता है तो वो डेटा यूज़ करते हैं। सिर्फ रियल बोला है तो सिर्फ रियल का डेटा यूज़ किया और यहाँ तक काफ़ी आसानी से पहुँच गए। चलिए, इसके बाद जो इसमें डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है ना, जो पिछले क्वेश्चन से अलग है, फर्स्ट वाला भी हो गया, पिछले क्वेश्चन से जो अलग है वो ये बोल रहा है सिग्नल विद फोरियर कोएफिशिएंट बीके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ये एक सिग्नल दे रखा है बीके e टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू ए के। तो ये बोल रहा है ये जिस भी सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, मान लेते हैं कि ये किसी सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है जीटी का, तो बोल रहा है ये जीटी आपका ऑड है। ये क्वेश्चन में उसने मेंशन किया। अब ज़रा देखिए इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करेंगे ना, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को बदल देगी या पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। चलिए देखिए, सपोज आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल था, तो आपको पता था कि एक्स ऑफ टी का तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कितना है, एक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए माइनस, आई थिंक यहाँ पे ए माइनस के क्वेश्चन में देना चाहिए, चेक कर लेते हैं। वैसे तो ए माइनस के ही मेंशन होना चाहिए, बट स्टिल लेट मी चेक। हाँ देखो ए माइनस के मेंशन किया ना, तो ई टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू ए माइनस के, ई टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू ए माइनस के। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन समझो, इन्फॉर्मेशन दे क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो टाइम डोमेन सिग्नल जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट बी के है वो टाइम डोमेन सिग्नल ऑड है और बी के को उसने रिलेट कर रखा है ई टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू ए माइनस के। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस बी के तक पहुँचना चाहता हूँ फ्रॉम दिस एक्स ऑफ टी। तो अगर मैं एक्स ऑफ टी में टी को माइनस टी से रिप्लेस करता हूँ तो देखो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको कितना मिल जाएगा, ए माइनस के। अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ई टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे अपने टी को टी माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं टी को टी माइनस वन से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ए माइनस के। ये रही आपकी टी नॉट की वैल्यू विच इज़ 1। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करते तो एक्स ऑफ वन माइनस टी का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मिलेगा ई टू द पावर माइनस जे के पाई बाई टू ए माइनस के। ज़रा इस चीज़ को भी सभी लोग प्रोसेस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आर यू अंडरस्टैंडिंग अप टू दिस पॉइंट और नॉट। तो ये सिग्नल आपका क्या हो गया, बी के, और ये सिग्नल आपका क्या हो गया, ऑड। समझिए इस पॉइंट को। तो मैंने क्या किया कि एक्स ऑफ टी का ए के हमें पता था, मैं इसको प्रोसेस करता गया। ये टी नॉट मुझे कितना मिल गया, 1, ओमेगा नॉट कितना है, पाई बाई टू, ये तो हमने पहले कैलकुलेट किया। तो इसकी मदद से हमने एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर लिया जो कि आपका कैसा है, ऑड सिग्नल है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में डेटा मेंशन कर रखा है। तो अगर आप यहाँ तक डेटा समझ पा रहे हो, इसके बाद की जो कहानी उसमें भी आपको बहुत फोकस से सुनते जाना है, ताकि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पे काफ़ी जल्दी उस चीज़ को पिक करके आंसर दे पाओ। समझ आया सभी को? चलिए अब यहाँ से आप मुझे बताइए कि अगर आपका एक्स ऑफ टी रियल है तो क्या एक्स ऑफ वन माइनस टी भी रियल होगा? यस, बट एक्स ऑफ वन माइनस टी रियल के साथ साथ कैसा भी है, ऑड भी है, क्योंकि ये ऑड तो हमने अपनी तरफ से प्रूफ किया और क्वेश्चन में उसने डेटा दे भी रखा था। तो ये रियल था, इस वजह से ये भी रियल हो गया, बट ये एक्स्ट्रा ऑड था, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमको मेंशन कर रखी थी। तो अगर ये रियल और ऑड है तो इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट था बी के, वो बताना कैसा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि दिस बी के विल बिकम प्योरली इमेजिनरी प्लस ऑड, यस और नो। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी प्लस ऑड हुआ, इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? इसका मतलब निकाल सकते हैं कि यार बी नॉट तो जीरो आने वाला, पक्की बात है ना। बी नॉट तो हमेशा जीरो ही आने वाला है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऐसा डेटा दे रखा था। साथ के साथ ये बोल रहा है कि जो बी के आना चाहिए, ये आना चाहिए प्योरली इमेजिनरी। देखते हैं इसका क्या यूज़ कर पाएंगे। अभी तो खैर बी नॉट को जीरो कर ही लेते हैं। अब एक बात आप मुझे बताना, अगर बाय द वे मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो आपको क्या लगता है कि एक्स टी की पावर और एक्स ऑफ वन माइनस टी की पावर ये सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? तो आप बोलोगे टाइम रिवर्सल करने से, टाइम स्केलिंग करने से, टाइम शिफ्टिंग करने से कभी भी पावर चेंज होती नहीं। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि चाहे आप एक्स ऑफ टी की पावर कैलकुलेट करो या फिर एक्स ऑफ वन माइनस टी की पावर कैलकुलेट करो, दोनों की पावर आपको कितनी मिलनी चाहिए, सेम। क्वेश्चन में देखो किसकी पावर का डेटा दे रखा है। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करते तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी की पावर का डेटा आपको मेंशन कर रखा है। क्या आप बता सकते हो कि क्या यही पावर आपका एक्स ऑफ वन माइनस टी का भी होता? यस। तो अगर आप यहाँ से डेटा उठाते तो सेम पावर आपको किसकी भी मिलनी चाहिए थी, एक्स ऑफ वन माइनस टी की, क्योंकि टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग करने से पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डेटा यहाँ पे मेंशन कर रखा था ना, 1/T0 मॉड ऑफ एक्स ऑफ
1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये डेटा आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो, और अगर ये इसका डेटा लेते हो तो यहाँ पे आप फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी किसका ही लगा देना, इसी का लगा देना। यहाँ से देखो आपको काफ़ी मिलता जुलता एक्सप्रेशन एक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया 1/2, बी नॉट तो ज़ीरो है, तो यहाँ से आपको मिलेगा b1 स्क्वायर प्लस b माइनस 1 स्क्वायर। चेक करिए और बताइए। तो आप पूछोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये चीज़ आपने कैसे बोल दिया कि b1 और b माइनस 1 ही एग्जिस्ट करेगा। वो मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि जो आपका bk होना चाहिए दैट विल बी ak e टू द पावर माइनस jk π/2। तो यहाँ से तो एक बात तो पक्की है कि अगर आपका ak 0 हुआ सो दिस विल लीड टू bk इक्वल टू 0, है ना। तो ये बात तो श्योर ही हो जाती है कि AK अगर A0 A1 A-1 था तो BK में भी B0 B-1 B1 ही होना चाहिए, जिसमें से कि B0 आपने बाय डिफॉल्ट 0 करा दिया तो ये B0 तो आपको 0 मिला ही। यहाँ से देखना B1 B-1 का जो डेटा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में खुद ही बोल रहे हो कि ये कैसा है। देखिए क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं प्योरली इमेजिनरी के साथ साथ ये आपका ऑड भी है। तो अगर ये ऑड होगा तो B-1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -B1, ये ऑड होने की वजह से। तो यहाँ के बाद का तो डेटा ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही है। b1 स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1/4 और यहाँ से मॉड b1 आपको मिलेगा 1/2। पहले चेक करिए और बताइए कितने लोग यहाँ तक समझ गए। तो मैं एक बार सारी चीज़ें आपके लिए समराइज करता हूँ 1 बाय 1। आप देखोगे ना सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसकी तलाश में हम लोग निकल जा रहे हैं। अगर इस माइंडसेट से सोचोगे तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे। बट अगेन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक रिलेट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 ओमेगा नॉट निकाला, पॉइंट नंबर 3 AK यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने एक डेटा दे रखा था जहाँ से हमने अपने x ऑफ t को मॉडिफाई करके एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचा ही दिया था। फिर जो हमने डेटा लिया यहाँ पे उस डेटा में उसने मेंशन कर रखा था कि bk एक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है एक ऐसे सिग्नल का जो कि खुद ब खुद ऑड है। तो हम लोग x ऑफ t को मॉडिफाई करते हुए x ऑफ 1 माइनस टी तक पहुँचे और हमने बोल दिया ये x ऑफ 1 माइनस टी ऑड है। जब हमने बोला कि x ऑफ 1 माइनस टी ऑड है तो साथ में हमने ये भी रिलेट किया कि x ऑफ t रियल है तो x ऑफ 1 माइनस टी भी रियल हो जाएगा, बट x ऑफ 1 माइनस टी रियल के साथ साथ ऑड भी हो जाएगा। तो bk के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो प्योरली इमेजिनरी के साथ साथ ऑड भी हो सकता है। तो आपने जैसी प्योरली इमेजिनरी प्लस ऑड देखा आपने b0 को 0 कर दिया, बट यहाँ से आपने ये पॉसिबिलिटी भी लगा ली कि यार इसमें एग्जिस्ट तो b1 b-1 ही करेगा क्योंकि आपका जो bk है वो डायरेक्टली आपका ak पे डिपेंड कर रहा है। तो ak अगर a0 a1 a-1 है तो bk में भी b0 b1 b-1 ही होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज ऑफ ak के लिए bk 0 हो जाएगा। आपने साथ के साथ ये भी पॉइंट लगाया कि जो x ऑफ t की पावर होगी वही x ऑफ 1 माइनस टी की भी पावर होगी। ये आपने पूरी पावर कैलकुलेट करी और अल्टीमेटली आपने मॉड b1 की वैल्यू कैलकुलेट की। जो आपने यहाँ से मॉड b1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1/2, तो आपने बोला ही था कि ये प्योरली इमेजिनरी आना चाहिए। तो यहाँ से भी आपने b1 की दो पॉसिबल वैल्यूज़ के बारे में सोचा, j/2 और -j/2, ये आगे b1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ से देखिए अगर a1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो यही वाला रिलेशन वापस से मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो bk इक्वल टू a माइनस के ई टू द पावर माइनस जे के π/2। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो a माइनस के मिलेगा bk ई टू द पावर जे के π/2। अब मैं k की जगह पुट कर देता हूँ -1। अब मैं k की जगह पुट कर देता हूँ -1। तो अगर मैं k की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो देखो आपको a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b-1 ई टू द पावर माइनस जे π/2। a1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, b-1 ये होता -j, या फिर a1 आपको मिल जाएगा -j b-1। b-1 आपको पता होता है क्या लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ b1। तो यहाँ से आपको मिलेगा j टाइम्स b। तो देखो a1 की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी, j इंटू j/2 और j इंटू -j/2। तो यहाँ से एक आंसर मिला आपको -1/2, दूसरा आंसर मिलना चाहिए +1/2। अब जाके इतनी मेहनत करने के बाद आप फाइनली a1 की वैल्यू कैलकुलेट करके ला पाए। चेक करिए a1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीज वैल्यूज। तो जैसे ही आपको a1 की वैल्यू मिल गई, अब आप चले जाओ x ऑफ t के पास। x ऑफ t आपका कितना था, a0 प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ a1 ई टू द पावर j π/2। अच्छा a0 की वैल्यू कितनी आएगी आप बता सकते हो मुझे, यहाँ से चेक करके देखिए। अगर आप a0 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a0 की वैल्यू आपको मिलेगी b0 विच इज़ 0। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ से x ऑफ t मिला इट इज़ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, देखो क्या क्या बचा हुआ है, a1 ई टू द पावर j π/2, a1 ई टू द पावर j π/2 p।
अब अगेन यहाँ से दो आंसर, अगर पहला पार्ट हम लोग कंसिडर करें जहाँ पे a1 को मैं 1/2 रख रहा हूँ, तो करेस्पॉन्डिंग x ऑफ टी मुझे मिल जाना चाहिए cos π/2t, और सेकेंड पार्ट अगर मैं a1 को रखता हूँ -1/2, तो आपको जो आंसर मिलना चाहिए x ऑफ टी का, दैट शुड कम आउट टू बी -cos π/2t। तो आप पूछोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्योंकि आपने एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन कर लिया, तो इसके छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट्स आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप ये लास्ट के दोनों क्वेश्चंस को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जाते हो, सो आई होप कि ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिलेगा, जो कि पूरा क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट इसी क्वेश्चन का एक बहुत छोटा सा सेगमेंट आपको मेंशन कर रखा होगा, जो कि क्वेश्चन में मॉडिफाई करके दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये डेटा बड़ा अच्छा था कि जो पावर x ऑफ टी की होगी वही पावर x ऑफ 1 - टी की होगी। एक तो ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था इसमें। दूसरा डेटा अगर आप ये देखते हैं कि उसने x ऑफ टी को सिर्फ रियल मेंशन कर रखा था, बट वहाँ से जो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन निकाली कि x ऑफ 1 - टी रियल और ऑड दोनों हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पे गेम चेंजिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लो करने दीजिए अपने माइंड में। क्वेश्चन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करो। सॉल्यूशन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से सॉल्यूशन एक बार देखते हैं, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर देते हैं कि हर एक पॉइंट का एप्लीकेशन कर कैसे रहें। तो एग्जाम में ये एक सिंगल क्वेश्चन से आप ऐसा मान के चलो 10 से 12 छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक पॉइंट, हर एक डिसीजन जो आपने इसमें लिया, वो अपने आप में एक पॉसिबल क्वेश्चन क्रिएट करता है। करेक्ट? चलिए दोबारा से समझें इसका सॉल्यूशन। आइए दोबारा से समझते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में चेंज कहाँ पे आया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये जो सेकंड और थर्ड वाला स्टेप था, ये बिल्कुल सेम था जैसा आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। पहले वाले डेटा में उसने डिफरेंस क्रिएट किया, उसने बोला x ऑफ टी को सिर्फ रियल सिग्नल मैं चाहता हूँ। तो अगर x ऑफ टी को अगर वो सिर्फ रियल सिग्नल चाहता था, तो आपको सिर्फ रियल की इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए थी। तो पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे कोई चेंज नहीं आया, इट वॉज एज इट इज़। बट उसके बाद जो आपने पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डाला, इसने थोड़ा सा डिसीजन क्रिएट किया कि x ऑफ टी का अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री आप निकालोगे, तो आपने a - k को a के कॉन्जुगेट लिखा। मतलब यहाँ पे जो a - 1 आ रहा था उसको आपने a1 कॉन्जुगेट लिखा, और जब आपने ऐसा लिखा तो अल्टीमेटली x ऑफ टी आपके पास है a0 2 टाइम्स ऑफ रियल। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ पा रहे थे अगर हम लोगों ने 3 अलग अलग गिवन डेटा को यूज़ किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चौथी वाली इन्फॉर्मेशन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बाकी सारे मॉडल्स पूछे जा चुके हैं। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से आपने क्या निकाला? इस वाली इन्फॉर्मेशन से आपने वो करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल निकाला जिसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट यहाँ पे मेंशन किया था। तो करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल जो आपने कैलकुलेट किया वो आ गया था आपका x ऑफ 1 - टी, जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे बीके को पूरा बनाया। तो जैसे ही हमको यहाँ पे पूरा फाइनल बीके मिला, हमको समझ गया कि करस्पॉन्डिंग ये जो सिग्नल था, दिस सिग्नल हैज़ टू बी ऑड इन नेचर। फिर यहाँ से हमको ये समझ आया कि x ऑफ टी तो सिर्फ रियल था, बट x ऑफ 1 - टी, क्योंकि x ऑफ टी रियल था तो ये रियल के साथ साथ ऑड हो गया। अब हम पुराना का सब कुछ भूल गए, जितना भी पुराना डेटा था ना वो सारा हम भूल गए। हम वापस से x ऑफ 1 - टी पे आ गए, क्योंकि हमें रियल प्लस ऑड का एक बड़ा ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिला। तो जैसे ही यूनिक कॉम्बिनेशन मिला, हम बीके पे आ गए, हमने बोला ये प्योरली इमेजिनरी और ऑड होगा। साथ के साथ हमने ये भी बोला कि चाहे एक्स टी की पावर निकालो या x ऑफ 1 - टी की पावर निकालो, पावर तो सेम ही आने वाली है। तो आपने इस बहाने क्या किया, पूरा का पूरा बीके को यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्लूड करा दिया। साथ के साथ आपने ये भी बोला क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी और ऑड था, तो b0 तो 0 हो जाएगा, और बीके और AK डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे या इक्वल टू AK के फॉर्म में था। तो अगर AK आपका A1 A-1 ले रहा था, तो BK भी B1 B-1 लेगा। आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, फिर आपने यहाँ पे ऑड की प्रॉपर्टी लगा के ये B1 B-1 को भी जो डिफरेंस था वो खत्म किया, और फाइनली मॉड B1 आपने कैलकुलेट किया 1/2। जैसे ही मॉड B1 1/2 मिला, आपको पता है ये इमेजिनरी आने वाला है, तो J/2 - J/2 आपने अलग अलग रखा। इतना करने के बाद लगभग क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका था, क्योंकि अगर आपके पास B1 B-1 B0 की वैल्यू है, तो आप A0 A1 A-1 की वैल्यू निकाल सकते हो। आपने यहाँ से A0 की वैल्यू कैलकुलेट की, आपने यहाँ से A1 की वैल्यू कैलकुलेट की, और जैसे ही आपको A1 की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिली, ऑब्वियसली आपके x ऑफ टी, क्योंकि A1 पर डिपेंडेंसी शो कर रहा था, तो आपको x ऑफ टी की भी 2 पॉसिबल वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं? चेक करिए और बताइए। तो सभी लोग बताओ कि यह दोनों क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट पे आपको क्लैरिटी है ना, कि हर एक पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई, क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताए। तो आप जाएंगे घर पे और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे जाएंगे, ये दोनों ही क्वेश्चंस आज की क्लास का जेम था। आज की क्लास के जो कॉन्सेप्ट डिलीवरिंग क्वेश्चंस थे वो ये थे,
बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो हर क्वेश्चन में हम 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस रखते हैं, एक होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक होता है जो आपके कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो हर क्लास में मैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपकी थिंकिंग को, आपके थॉट प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं ही सॉल्व कराऊंगा, मैं ही सारे पॉइंट्स बताऊंगा। उस समय आपका काम होना चाहिए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक समझना और उनको कोरिलेट कर पाना। समझ आया सभी लोगों को? यस। तो आई थिंक दिस इज इट इन दिस सेशन। कल के सेशन में फिर हम लोग फोरियर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म के भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में भी मैं आपको काफ़ी सारा होमवर्क दे के जाता हूँ। तो ये सिग्नल, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन, आगे जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप ऐसा होमवर्क ट्रीट करेंगे। कल की क्लास में आने के बाद हम लोग यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ईजी क्वेश्चन से ज़्यादातर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आज की क्लास में आपको करवा दिए। समझ आ गया ना? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.